Hello students, my name is Vikrant. I am teaching physics from around 6 to 7 years and आज हम इस प्लेटफॉर्म पर मिले। क्लियर एग्जाम का ये प्लेटफॉर्म है, सक्सेस मंत्रा के द्वारा ये चलाया जा रहा है। इस प्लेटफॉर्म पर हम आज एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। इसके बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ चीज़ों पर एक नज़र डाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि हम आज जो पूरा वर्ल्ड है वो कोविड-19 पैंडेमिक से गुजर रहा है, ये सभी को पता है। तो अगर हम उसके हमारे पास कुछ ड्रॉबैक्स भी मतलब बहुत ज़्यादा ड्रॉबैक्स है, बट हम उससे कुछ अपॉर्चुनिटीज निकाल सकते हैं। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्टडी करना। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अगर स्टडी की बात की जाए तो इसके काफ़ी सारे फायदे भी हैं। एक तो हमारे इसमें फ्लेक्सिबल शेड्यूल रहता है। उसके अलावा हम फिजिकली कहीं नहीं जाते, मतलब फिजिकली हम अपने घर पर ही रहते हैं और इससे हमारा एक तो टाइम सेव हो रहा है, जो आने जाने में टाइम लग रहा था। इवन हमारा क्या कहते हैं कुछ बहुत ही स्मॉल लेकिन फिर भी कुछ पैसा तो खर्च हो ही रहा था एक जगह से दूसरी जगह जाने में। ये हमारे पास कुछ एक पॉइंट्स हैं। ऊपर से जिस तरह से अब पूरे वर्ल्ड का ट्रेंड चेंज होता जा रहा है कि सब डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। इवन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी डिजिटल इंडिया को ज़्यादा प्रोत्साहित इसकी तरफ ज़्यादा बताते हैं चीज़ें, और उन्हें इवन फिलिप कॉटलर अवार्ड में मिला यूएसए से डिजिटलाइजेशन के ऊपर ही। अपार्ट फ्रॉम दैट बट वी हैव टू चेंज आवरसेल्फ विद द ट्रेंड्स ऑफ द वर्ल्ड। ओके, एक और चीज कि यहाँ पर कंसिडरेबली जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनका कॉस्ट कंसिडरेबली जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उनसे कम ही रहता है थोड़ा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स। फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा है, मतलब ये जो ऑनलाइन क्लासेस का हमारा पूरा क्राइटेरिया रहता है ये एक फ्लेक्सिबिलिटी है। मतलब हम कभी भी अपना जो रिकॉर्डेड वीडियो है वो कभी भी देख सकते हैं। सो देयर आर मोर फ्लेक्सिबल इन नेचर। ऑफलाइन क्लासेस में एक बार कॉन्सेप्ट होने के बाद अब उसको कहाँ देखा जाए, तो वो हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा अपने दिमाग में। बट यहाँ पर हम बार बार अगर कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा तो हम उस वीडियो को एक या दो बार देख सकते हैं थोड़ा सा। तो एक ये फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है। ऊपर से यहाँ से हमें एक चीज और करने को मिलेगी, सेल्फ डिसिप्लिन। मतलब अगर हम कितना सेल्फ डिसिप्लिन दिखा सकते हैं, अपने आप से हम कितना कर पा रहे हैं, तो दैट इज सेल्फ डिसिप्लिन। एक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपने ऊपर अपना दायित्व हम किस तरह से निभा रहे हैं, तो वो भी एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है। ठीक है, ऊपर से हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस हो जाते हैं। जो भी टॉपिक्स है हमारे पास उसको पढ़ने के एक वास्ट हमारे पास नॉलेज उसी टॉपिक, एक पर्टिकुलर टॉपिक को करने के लिए हमारे पास लॉट ऑफ वेराइटीज होती हैं। ये तो था कि ऑनलाइन जो चीजें हैं, जो ऑनलाइन हमारी क्लासेस हैं उसका एक ओवरव्यू कि हम ऑनलाइन क्लासेस की तरफ क्यों मुड़ते जा रहे हैं। तो एक तो है ही कि हम कोविड-19 से तो बचे रहेंगे अगर हम घर में रहेंगे, तो सो बी इन द होम एंड बी सेफ। एक तो ये क्राइटेरिया है। ऊपर से इसके काफी सारे एडवांटेज भी हैं जो हमें कोविड-19 ने सिखाया। इवन कोविड-19 के और भी बहुत सारे अच्छी बात रही, जैसे हमारा नेचर जो है वो एक बार खुद प्यूरिफाई हो चुका है। तो आज अगर वर्ल्ड के सिनेरियोज की बात की जाए तो पूरा वर्ल्ड प्यूरिफाई हो चुका है। इवन गंगा रिवर द वर्ज ऑफ क्लीनिंग, सो बहुत ज्यादा क्लीन हो चुकी है वो भी। ठीक है, हम आज स्टार्ट करते हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं इस टॉपिक की बात करूं, पहली बात मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो भाई ये मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन टॉपिक है तो ये बहुत ही सिंपल और समझ में भी अमूमन आ जाता है। लेकिन अगर हम बात करें इसमें बहुत सारा बेसिक्स छुपा हुआ है। बेसिक अगर की बात करूं बेसिक्स की, तो हमें टॉपिक्स क्या क्या कवर करने हैं। पहली बात इसमें ये बेसिक टर्मिनोलॉजी, पोजीशन, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन। ये बेसिक कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, ये कुछ एंटिटीज हैं, ये हमें कवर इस चैप्टर में करनी होंगी। इनके बारे में डिटेल हमें पता होना चाहिए कि क्या चीज क्या क्या रिप्रेजेंट करती है और किस तरह से ये चलेंगी। दूसरा है बेसिक आइडिया ऑफ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। भाई एक बात देख लो, फिजिक्स बिना डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आ नहीं सकती। मतलब अगर आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक आइडिया नहीं है ना, तो आप फिजिक्स नहीं सीख सकते। ये तो पहली बात है ही है। तो सबसे बेसिक जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन है। दूसरी चीज, तीसरी चीज हमारे पास ये जो दी हुई है, एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी।
क्लासिफिकेशन ऑफ मोशन करना है हमें इस चैप्टर में जो कवर करना है, इक्वेशन ऑफ मोशन और उनकी वैलिडिटी, कहाँ वो वैलिड है और कहाँ पर हमें और चीजें लगानी पड़ेंगी, मतलब वो वैलिड नहीं होंगी तो हमें कुछ और चीजें लगानी पड़ेंगी वहां पे, तो वो कहाँ वैलिड नहीं है, तो वो भी हमें देखना होगा। दूसरा है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ बेसिक टर्मिनोलॉजी विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड देयर बिहेवियर, और नेक्स्ट जो है वो है रिलेटिव मोशन। तो ये सारे टॉपिक हमें कवर करने हैं। अब मैं इसमें सबसे पहले इस पर डिस्कस करना चाहूंगा कि भाई अगर मैं यहाँ से नीट मेडिकल के एग्जाम्स की बात करूं या फिर जेई मेंस या एडवांस के, इवन अगर हम सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें तो इन सारे एग्जाम्स के लिए मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक बेसिक टॉपिक है, और इस टॉपिक पर बेस्ड पूरा का पूरा मैकेनिक्स जो कॉन्सेप्ट है, पूरा मैकेनिक्स इसी पर बेस्ड है, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। ये बेसिक चैप्टर है बिकॉज इसमें हम डिफरेंशिएशन से डील करते हैं, इंटीग्रेशन से डील करते हैं। हमारे पास फिजिक्स को समझने के लिए, देखो फिजिक्स की अगर बात की जाए तो सबसे पहले फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स है क्या? फिजिक्स क्या है? नेचर ऑफ स्टडी, स्टडी ऑफ नेचर, जो स्टडी ऑफ नेचर है एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, जो नेचर की स्टडी है और उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, एंड देयर फिजिकल एस्पेक्ट्स, जो उनके फिजिकल एस्पेक्ट्स है। लाइक अगर मैंने ये किसी चीज को दबाया तो ये क्या है भाई? ये प्रेशर लगा। इसी तरह से हम फोर्स लगाते हैं, प्रेशर लगाते हैं, तो ये जो है ये फिजिकल एस्पेक्ट्स हैं, ये फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ये फिजिकल एंटिटीज हैं। तो इनकी स्टडी, और ये नेचर से रिलेटेड ही है, ये सारी की सारी नेचर में अवेलेबल है। सो नेचर से रिलेटेड स्टडी एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स, उसी को हम फिजिक्स कहते हैं। तो अगर मैं बात करूं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन एक बहुत ही बेसिक चैप्टर है जो कि नेचर में, बिकॉज जब भी हम कभी अपनी कार लेकर लेट सपोज कहीं पे जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं? रोड पे सीधा निकलते हैं, तो दैट इज क्या है? वो मोशन है, किसमें? स्ट्रेट लाइन में। इवन कई बार क्या होता है, हमारी स्पीड कांस्टेंट होती है काफी डिस्टेंस तक, तो वो हमारा कांस्टेंट मोशन, कांस्टेंट वेलोसिटी मोशन हो गया, लाइक यूनिफॉर्म मोशन हो गया। लाइक कई बार हमारी स्पीड वेरिएबल होती है, कभी घट रही है कभी बढ़ रही है, जो नॉर्मल लाइफ में होता भी है। तो उसमें एक्सेलरेशन क्या है? वेरी कर रहा है, तो वेलोसिटी वेरी कर रही है, माइट भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो सकता है या नहीं भी हो सकता। सो डिपेंडिंग ऑन दिस क्राइटेरिया हम इस टॉपिक में, हम इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। अगर मैं बात करूं इन सारे एग्जाम्स की, तो इन सारे एग्जाम्स में अगर हमारा बेसिक क्लियर होगा तो हम इन सारे एग्जाम्स के जो लेवल के क्वेश्चंस होंगे उनको भी बहुत इजीली कर पाएंगे। नाउ जब तक बेसिक क्लियर नहीं होगा किसी भी टॉपिक का, किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बेसिक क्लियर नहीं होंगे, तब तक उस टॉपिक को आगे पढ़ने में कुछ समझ नहीं आएगा। और इवन फिजिक्स तो वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है, इवन नीट में भी, एंड अगर बात करें जेईई मेंस और एडवांस में भी, ठीक है, इवन सीबीएसई में भी बच्चे फिजिक्स को एक टफेस्ट सब्जेक्ट मानते हैं। बट मेरे हिसाब से फिजिक्स एक टफ सब्जेक्ट नहीं है, ये बहुत ही इजी सब्जेक्ट है अगर हमारे बेसिक क्लियर है। फिजिक्स के 3 पिलर हैं जिस पर खड़ा है फिजिक्स, क्या है? डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर्स। अगर ये 3 चीजें आ गई तो फिजिक्स बहुत ही आसान लगेगी। सो इन 3 चीजों को हम बहुत ज्यादा डिटेल में करेंगे और बिल्कुल सीखेंगे कि ये चीजें निकल के कहां से आई। तो पहला टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वो है बेसिक टर्मिनोलॉजी। इस क्लास में मैं आपको 2 टॉपिक्स पढ़ाऊंगा, एक तो बेसिक टर्मिनोलॉजी और दूसरा है डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का हम बेसिक आइडिया पर भी चलेंगे बिल्कुल। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक टर्मिनोलॉजी। देखिए पहला बेसिक टर्मिनोलॉजी है पोजीशन। तो पोजीशन जो है फिजिक्स के अंदर आर, एस या एक्स से डिनोट की जाती है। डिफरेंट बुक्स में ये डिफरेंट चीजों से डिनोट की जाती है। तो कई जगह आर से डिनोट करते हैं, कई बार एस से डिनोट करते हैं और कई बार एक्स से डिनोट करते हैं। देखिए इससे कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि कई सारे टीचर्स ये भी बोलते हैं कि डिस्प्लेसमेंट एस है, डिस्प्लेसमेंट एक्स को डिस्प्लेसमेंट जो है वो एक्स है, या डिस्टेंस एक्स है या एस है। तो नहीं, ये कंफ्यूजन वाली चीजें क्रिएट नहीं करनी है अपने माइंड में। अगर आपको एस, एक्स या आर बोला जाता है तो भाई लोगों हमेशा याद रखना वो पोजीशन होगी, वो ना तो डिस्टेंस होगा ना डिस्प्लेसमेंट होगा। दैट इज ओनली व्हाट पोजीशन। नाउ पोजीशन क्या है? इट इज अ प्लेस, ये कोई भी एक प्लेस है वेयर समवन और समथिंग इज लोकेटेड और हैज बीन पुट। या तो कोई चीज लोकेट की गई है किसी एक पर्टिकुलर पोजीशन पे, या कोई भी चीज लोकेट कर दी गई है, या वहां पर वो चल के गई है, या फिर वो कैसे भी गई है वहां पर। इन फिजिक्स पोजीशन इन 1D, क्योंकि हम कर रहे हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मैं स्ट्रेट लाइन की बात करूं तो स्ट्रेट लाइन इज व्हाट, लाइक अगर मैं
स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ये जैसे पोजीशन इन एक्स है, तो पोजीशन इन एक्स इज व्हाट अ स्ट्रेट लाइन, ये वाई एक्सिस है लेट, और ये एक टाइम की एक्सिस है, तो ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन है या फिर कह लो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन जो हम बोल रहे हैं वो 1D मोशन होता है, वन डायमेंशन। वन डायमेंशन का मतलब है एक एक्सिस होना, एक एक्सिस होना, तो एक एक्सिस का जो मोशन होगा दैट इज कॉल्ड 1D। तो फिजिक्स के अंदर जो 1D मोशन है यूजुअली अ नंबर ऑन एन एक्सिस, एक एक्सिस पर एक सिंपल एक नंबर डिनोट करता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा होगा x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 3, क्या है एक तो वेक्टर क्वांटिटी होती है ये, बट 1D के अंदर हम इसको नॉर्मली डील करेंगे, मतलब x इज इक्वल टू 2, तो ये क्या है एक फिजिकल क्वांटिटी की तरह इसको हम डील करेंगे, एक नंबर की तरह डील करेंगे। बट ध्यान रखना कि एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो पोजीशन को किस चीज से जाता है, s और x से डिनोट किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया, जैसे टाइम के साथ क्या हुआ, एक बाइसाइकिल आगे बढ़ने लगा, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने डिस्टेंस, ओके, सो कुछ पर्टिकुलर टाइम के बाद वो अपने एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर पहुंच गया। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर बात करूं तो ये रहा, ये कुछ एक हमारा टाइम रहा, लेट सपोज ये 2 सेकेंड है, ठीक है। तो ये हमारा 2 सेकेंड के टाइम के बाद इसकी जो पोजीशन है वो कुछ यहाँ पर ये कुछ पोजीशन बन गई। लेट सपोज ये 3 मीटर है, सो ये कुछ 3 मीटर डिस्टेंस पर 2 सेकेंड के बाद पहुंच गया। उसके बाद क्या है, क्या इसकी पोजीशन चेंज हो रही है? नहीं, ये 3 मीटर डिस्टेंस पर ही है। इस पूरे डिस्टेंस में ये 3 मीटर पोजीशन पर ही है, तो इसकी पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम। उसके बाद क्या हो रहा है, लेट सपोज हम इस टाइम की बात करते हैं, लेट सपोज वो रेस्ट पे, इस पोजीशन की अगर मैं बात करूं तो इस पूरे कर्व में जो ये फ्लैटेंड कर्व है, यहां पर ये पूरी की पूरी जो बॉडी थी वो थी रेस्ट पे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि मूव ही नहीं करी, और अगर ये मूव नहीं करी है तो हम कहेंगे कि ये जो है ये पूरी बॉडी क्या है, रेस्ट पे है। उसके बाद यहां पर दोबारा से इसका पोजीशन दोबारा चेंज होने लगा, पोजीशन चेंज होने लगा, और फाइनली क्या हुआ, फाइनली ये इस पॉइंट पे पहुंचा। फाइनली अगर ये इस पॉइंट पे पहुंच गया फाइनली, तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो एक्स की पोजीशन है वो क्या हो गई है, 0। तो इस पॉइंट पर एक्स की पोजीशन हो गई 0। अगर ये 0 हो गई है तो इसका मतलब ये दोबारा से अपनी इनिशियल पोजीशन पे पहुंच चुका है। तो टाइम के साथ वेरिएशन, लेट सपोज हम मान लेते हैं कि ये 4 सेकंड, तो 2 सेकंड के दौरान ये टाइम जो इंटरवल है ये 2 सेकंड रहा, 2 सेकंड में ये रेस्ट पे रहा, और उसके बाद ये लेट सपोज हम इस पॉइंट को मान लेते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है ये है 6 सेकंड, ठीक है। तो 6 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आ गया दोबारा से, तो 2 सेकंड इसको अपनी पोजीशन को 3 मीटर पर ले जाने में लगी। उसके बाद 2 से 4 में ये रेस्ट पे रहा, उसके बाद 4 से 6 में वापस, 4 से 6 में ये वापस क्या हुआ, वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर वापस आ गया। तो ये क्या हुआ है, ये सिंपली एक लोकेशन से गया और फिर क्या हुआ, एक उसी लोकेशन से वापस उसी पोजीशन पे वापस आ गया। तो ये एक बेसिक टर्म। तो पोजीशन यहाँ पे चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है कि भाई इनिशियली पार्टिकल जो है वो ओ पोजीशन पे था, ये लेट सपोज इस ओ पोजीशन पे था, और ओ से ये स्टार्ट हुआ और ऐसे गया, और एक पर्टिकुलर पोजीशन पे जाने के बाद अपनी पोजीशन को दोबारा से इसने क्या किया, ओ पॉइंट पे ही ले आया वापस। तो इसको हम समझ सकते हैं कि पोजीशन क्या है। पोजीशन इज द कोऑर्डिनेट, द पर्टिकुलर लोकेशन ऑफ दैट बॉडी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ओरिजिन। और हाँ, पोजीशन जो है वो हमेशा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही देखी जाएगी, ठीक है। तो आगे चलते हैं। अब आते हैं दूसरा, डिस्प्लेसमेंट। अब भाई डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट है चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी, चेंज इन पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन मीटर। इसकी ऐसा यूनिट जो है वो मीटर है, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है, चेंज इन पोजीशन है। तो मान लो ये जो R2 है ये हमारा फाइनल पॉइंट था। जैसे अगर यहां पर बात की जाए तो R2 ये जो है, ये जो B पॉइंट दिखाया हुआ है ये हमारा क्या है, R2 पोजीशन है, और ये वाला जो पॉइंट है ये वाला क्या है, हमारा R1 पॉइंट है, ये हमारा R1 पॉइंट है। तो R1 से R2 गया है, पार्टिकल ने पाथ जो लिया पॉइंट पे गया है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो क्या होती है, चेंज इन पोजीशन। तो चेंज इन पोजीशन में अगर देखें तो A से B शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, मतलब
डिस्प्लेसमेंट की अगर बात की जाए तो ये क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो ए और बी के बीच में जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगा, R2 माइनस R1, बिकॉज स्ट्रेट लाइन में है। अगर मान लो R1 को मैं x इज इक्वल टू 2 लू और R2 को ले लू x इज इक्वल टू 10, तो 10 माइनस 2 दैट इज 8, उसने 8 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करा होगा। नाउ अगर स्टार्टिंग पॉइंट ओरिजिन हो जाए, क्योंकि देखो यहां पर R1 मैंने क्या माना, R1 2 माना और R2 क्या माना 10, तो 10 माइनस 2 8 हो गया। तो वैसे तो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन को ही हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, लेकिन अगर कहीं गलती से हमारा जो पार्टिकल है वो कहां से स्टार्ट हो जाए, ओरिजिन से स्टार्ट हो जाए, तो ओरिजिन से स्टार्ट होने पर क्या होगा, R1 0 हो जाएगा, तो R2 को ही हम R बोल देंगे। तो किस केस में डिस्प्लेसमेंट R, S या X से डिनोट होता है, जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट ही ओरिजिन हो। तो बुक में ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है और बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसको लेके कि भाई डिस्प्लेसमेंट को S या X से डिनोट किया जाता है। नहीं, डिस्प्लेसमेंट को जब भी S या X से डिनोट किया जाएगा जब पार्टिकल ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा हो, वरना वो चेंज इन पोजीशन ही होता है बस डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो अगर ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है तो R, S या X से डिनोट किया जाएगा। अब आ जाते हैं डिस्टेंस पे। तो डिस्टेंस क्या है भाई, डिस्टेंस है जो ये बात की जाए कि जो हम एक्चुअल पाथ लेंथ कवर करते हैं टू पॉइंट्स के बीच में, किन्हीं भी दो पॉइंट्स के बीच में जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर होती है, लाइक यहाँ पर इट इज द एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड बाय अ बॉडी। एक बॉडी के द्वारा जो एक्चुअल पाथ लेंथ कवर्ड होगी वही हमारा क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। तो यहां पर मैंने बताया था ये, तो अगर ये एक जिगजैग पाथ लेके जा रहा है तो ये जो जिगजैग सा पाथ है होगी, उसी को हम क्या डिस्टेंस कह देंगे। और ऐसा यूनिट इसकी भी क्या होगी, मीटर, क्योंकि ये भी तो लेंथ ही नाप रहा है भाई। ठीक है, और ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं होती। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिनकी अपनी डायरेक्शन होती है। स्केलर क्वांटिटी वो वेक्टर और स्केलर में अगर थोड़ा सा मैं बताना चाहूं तो स्केलर क्वांटिटी जिनका अपना मैग्नीट्यूड होता है, वैल्यू होती है। लाइक अगर एक पार्टिकल इस जिगजैग पाथ को लेके चला और उसने 10 मीटर की ये पाथ लेंथ कवर करी तो उसका डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। तो ये 10 क्या है, ये 10 उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस है, तो उसकी वैल्यू है। लेकिन यहीं पर डिस्प्लेसमेंट की बात करूं तो डिस्प्लेसमेंट लेट सपोज हमारा 8 मीटर था, हमने 2 और 10 माना था इसको। तो अगर ये 8 मीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट था तो ये शॉर्टेस्ट है और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम R1 टू R2। R1 से, क्योंकि पार्टिकल कहां से कहां गया है, A से B की तरफ गया है, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है R1 टू R2। तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होंगे, वैल्यू भी होगी और डायरेक्शन भी होगी, डिस्टेंस में नहीं होगा ऐसा। आगे चलते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी का अगला टॉपिक है वेलोसिटी। ठीक है जी, वेलोसिटी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कई बुक्स में या कई टीचर्स इस तरह से बता देते हैं, वो शायद भावनाओं में बह जाते होंगे। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, पोजीशन का जो रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के रिस्पेक्ट में, उसी को हम वेलोसिटी कहते हैं। मैं बोला कई टीचर भावनाओं में बह जाते हैं, वो क्या करते हैं, वो यहाँ पर पोजीशन की जगह लिख देते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के केस में वो यहाँ पर पोजीशन की जगह डिस्प्लेसमेंट लिख देते हैं। भाई यहाँ पर ये डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल सही चलेगा कि भाई हम इसको डिस्प्लेसमेंट लिख सकते हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हम इसको कब लिख सकते हैं, इसको डिस्प्लेसमेंट जब लिख सकते हैं जब पार्टिकल अपना मोशन ओरिजिन से स्टार्ट करे। ओरिजिन से अगर पार्टिकल अपना मोशन स्टार्ट करता है तो ये डिस्प्लेसमेंट होगा, नो डाउट। लेकिन इसकी सबसे बेसिक अगर डेफिनेशन देखें तो वो पोजीशन का जो चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टाइम वही होगा। तो इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसकी ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड है, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर वेलोसिटी की बात करें तो ये क्या होगा, चेंज ऑफ पोजीशन। और चेंज ऑफ पोजीशन जो है वो ही क्या है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। चेंज ऑफ पोजीशन ही वो क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट होती है। तो यहां पर हम इसको ऐसे नहीं बोलेंगे कि चेंज ऑफ, इसको हम इस तरह से नहीं बोल सकते कि चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, इट इज ओनली डिस्प्लेसमेंट, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, क्योंकि रेट डिस्प्लेसमेंट और भी के अंदर डिस्प्लेसमेंट ही क्या है, चेंज ऑफ। तो ये हम बोल सकते जरूर। तो वेलोसिटी क्या हो गई, चेंज इन पोजीशन। पोजीशन का एक सेकंड बीता, फिर 2 सेकंड बीता और 2 सेकंड पे स्टार्ट हुई है कार। तो कार का, और मैं जो ऑब्जर्व
कर रहा था वो 0 सेकंड से ही ऑब्जर्व कर रहा था। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 सेकंड का लैप हो गया। तो इस 2 सेकंड के लैप को हटाने के लिए T2 माइनस T1 लिखना पड़ा मुझे। T2 है हमारा फाइनल टाइम, जब हम इस वॉच का एक्चुअल मतलब जब ये मोशन कंप्लीट हो जाएगा पूरा स्ट्रेट लाइन मोशन, तब जो टाइम ऑब्जर्व करूंगा वो माइनस इनिशियल टाइम जब ये कार स्टार्ट हुई थी, और जब से मैंने ऑब्जर्व करना चालू किया था टाइम को, वो मेरा एक्चुअल वहां से टाइम T इक्वल टू 0 स्टार्ट हुआ था। तो इसलिए मैंने यहाँ पर T2 माइनस T1 लिखा। आगे चलते हैं। अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट हो और हम इनिशियल टाइम जो ऑब्जर्वेबल टाइम है तभी मोशन स्टार्ट हो जाए, T1 को हम 0 मान ले, तो उस केस में वेलोसिटी को लिख देंगे R अपॉन T। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। तो डिस्टेंस किस रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है? लाइक 4 मीटर कवर किए उसने 2 सेकेंड में, लेंथ पिछले डायग्राम में जिगजैग जो लेंथ थी वो उसको 4 मीटर कवर किए में, तो उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 4/2, दैट इज 2 पर सेकेंड। वो हर सेकेंड में कितने मीटर डिस्टेंस ट्रेवल, दैट इज वो हर सेकेंड में कितना डिस्प्लेस हो जाता है बॉडी, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। हर सेकेंड में उसकी कितनी पोजीशन में चेंज आ जाता है, दैट इज कॉल्ड वेलोसिटी। ठीक है, बस फर्क ये है कि वेलोसिटी क्योंकि चेंज इन पोजीशन है और पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन स्पीड जो है वो डिस्टेंस के चेंज का बताती है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसलिए ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन किया जाता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, स्पीड का चेंज होना। अब देखो स्पीड कब चेंज होगी? जब भी हम गाड़ी में बैठे होते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से गाड़ी चल रही है। अब क्या हुआ, लेट्स सपोज साइड में से कोई ओवरटेक करके चला गया, मेरा मन किया मेरे से आगे कैसे निकल गया, तो मैं क्या करूंगा, अपनी गाड़ी का एक्सेलरेटर दबाऊंगा। एक्सेलरेटर दबाने से क्या होगा, मेरी स्पीड बढ़ेगी। तो मेरी स्पीड पहले थी लेट्स सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, और एकदम से मैंने एक्सेलरेट किया तो मेरी स्पीड हो गई और बढ़ के 50 मीटर पर सेकेंड हो गई, तो मेरा चेंज हो गया ना स्पीड। तो मैंने जैसे ही एक्सेलरेट किया तो एक्सेलरेट, यहीं से वर्ड आया। एक्सेलरेशन क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। अब वो जो एक्सेलरेशन दी वो मुझे पता होगा ना कितने टाइम तक, क्योंकि मैंने अपना पैर नोट किया, तो मुझे पता है 5 सेकंड के लिए करा है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या है कि ये 1 सेकंड में कितनी स्पीड बढ़ा देगा, 1 सेकंड में कितनी स्पीड। लेट्स सपोज अभी जो मैंने तुम्हें क्राइटेरिया बताया वो था 10 मीटर पर सेकंड स्पीड बढ़ी है, 40 से 50 हो गई है, और कितने सेकंड में? 4 सेकंड में। मैं चाहता हूं एक्सेलरेशन बताना, तो एक्सेलरेशन होगा मेरी एक सेकंड में कितना स्पीड बढ़ा, दैट इज माई एक्सेलरेशन। सो अगर मेरा 4 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा है, तो 1 सेकंड में कितना हो जाएगा भाई? 10/4, दैट इज 2.5। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन। तो इसको इसी तरह से इसको डिफाइन भी कर लेते हैं कि इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ पर जब भी हम किसी चीज का रेट देखते हैं तो वो टाइम के रिस्पेक्ट में देखते हैं, और जब भी कोई रिस्पेक्ट में देखते हैं तो वो हमेशा डिवाइड में आती है। वो जो भी क्वांटिटी होगा और जिस यहाँ पर चेंज इन वेलोसिटी का जो रेट है वो देखा, लेकिन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट टाइम, तो जिसके भी रिस्पेक्ट में देखा जाएगा वो डिवाइड में आएगा। पीछे भी यही हुआ था कि जब हम पोजीशन का चेंज देख रहे थे विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो टाइम डिवाइड में आया था। हाँ, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो यहाँ पर हमने चेंज इन वेलोसिटी देखी। लेट्स सपोज मेरी पहली वेलोसिटी है v2 और बाद की वेलोसिटी है पहली वेलोसिटी v1 थी और बाद में वेलोसिटी हो गई v2, तो चेंज इन वेलोसिटी क्या रही? v2 माइनस v1। ऐसी टाइम का डिफरेंस है t2 माइनस t1। तो डेल्टा v बाई डेल्टा t, दैट इज कॉल्ड द एक्सेलरेशन। अच्छा जी, तो मेरे ख्याल यहाँ तक क्लियर रहा होगा। अगर मैं एक बार इसको क्विक रिकैप कर दूं कि भाई बेसिक टर्मिनोलॉजी में हमें टोटल 6 पॉइंट्स पढ़ने थे। जैसे कि पहला था पोजीशन, तो पोजीशन को RSX से डिनोट कर लेते हैं। पोजीशन मैंने बाईसाइकिलिस्ट के थ्रू बताई कि एक साइकिल वाला था और उसने 2 सेकंड में 3 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर वो रुक गया। लेट्स सपोज वो अपने किसी दोस्त का वेट कर रहा था, 2 सेकंड तक रुका रहा और उसके बाद वो वापस घूमा और अपनी पोजीशन पे वापस आ गया। तो दैट इज, ये बाईसाइकिलिस्ट की पोजीशन चेंज हो रही है। आगे चलते हैं।
बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगला मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट हमने देखा कि ये चेंज पोजीशन ऑफ बॉडी है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल पोजीशन। तो पोजीशन ऑफ बॉडी कैसे चेंज हो रही है वो, और अगर इसमें हमारा इनिशियल पोजीशन जो है वो ओरिजिन हो जाए तो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो RSX से भी डिनोट किया जा सकता है। अच्छा जी, डिस्टेंस एक्चुअल पाथ लेंथ, ये आप सबको पहले से ही पता होगा या फिर ये सब बेसिक टर्मिनोलॉजी 9th क्लास में भी क्लियर करा दी जाती है, फिर भी मैंने यहाँ पर अपनी तरफ से कोशिश करी है कि मैं पूरा करा के यहाँ पर आगे बढ़ूँ। तो बेसिक टर्मिनोलॉजी में अगला था वेलोसिटी, तो इसके बारे में तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन मीटर पर सेकेंड, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। आगे चलते हैं। अगर बॉडी ओरिजिन से स्टार्ट होती है तो इसको v इक्वल टू r/t भी लिख सकते हैं। ओके, नाउ स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन अभी बताया मैंने कि चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन जो जितना भी टाइम लगा उसको पहुंचने में। अगला ये हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज अगर मैं बात करूं तो एक्सेलरेशन तक सबको पता था, 9th में कुछ हद तक फिर भी पढ़ा होगा आपने। अगर नहीं भी पढ़ा होगा तो यहां तक मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी आपको डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर मैं अपना नंबर वीडियो में शेयर कर दूंगा बाद में, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं या फिर आप कोई हम इसके लिए एक प्रॉपर दोबारा से क्लास भी रख सकते हैं। तो आगे चलते हैं डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन में अगर हम देखें, देखो सबसे पहली चीज हमें पढ़ना है बेसिक है डिफरेंशिएशन का। जब भी डिफरेंशिएशन वर्ड आता है ना तो मेरे दिमाग में यार एक चीज बड़ा आती है, डिफरेंशिएशन। यहां से ना कुछ फील आ रही है कि ये डिफरेंस से रिलेटेड है कुछ। डिफरेंशिएशन मतलब डिफरेंस से रिलेटेड है, तो इट इज ड्राइव फ्रॉम द वर्ड डिफरेंस। पहली बात मैंने यही लिख दी कि ये जो डिफरेंशिएशन वर्ड है ये कहां से ड्राइव हुआ है, डिफरेंस से ड्राइव हुआ है। डिफरेंस मतलब डिफरेंस बिटवीन टू वैल्यूज ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं। अब देखो फिजिकल क्वांटिटी है क्या, फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, टाइम, ये सब क्या है, ये फिजिकल क्वांटिटी है जो भी फिजिक्स को एक वैल्यू पर, एक वैल्यू बेस्ड चीज पर रिप्रेजेंट करे, वैल्यू में रिप्रेजेंट करे फिजिक्स को, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। तो किन्हीं भी फिजिकल क्वांटिटी के बीच का जो डिफरेंस है उसी को हम फिजिक्स के अंदर मतलब यहाँ डिफरेंशिएशन का बेसिक वर्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिक वर्ड क्या है, डिफरेंस है। और डिफरेंस भी कौन सा डिफरेंस, फिजिकल क्वांटिटीज की दो वैल्यूज जो है इनिशियल और फाइनल, उनके बीच का डिफरेंस। आगे चलते हैं, इसका फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है। मतलब ये फिजिकल इंटरप्रिटेशन की अगर मैं बात करूं कि डिफरेंशिएशन को देखने के बाद क्या पता लगता है कि है क्या एक्चुअल में, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसका रिप्रेजेंटेशन या फिजिकल इंटरप्रिटेशन क्या है, इट रिप्रेजेंट्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व। ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है किसका, टेंजेंट लाइन का, कहां पे, कर्व पे। अब देखो भाई, अब भाई मेरा ठनका दिमाग कि भाई हुआ क्या है, आपने तो बोल दिया कि ये स्लोप रिप्रेजेंट करता है टेंजेंट लाइन का कर्व पे। सर मेरी समझ नहीं आ रहा स्लोप क्या होता है, मेरी समझ नहीं आ रहा टेंजेंट क्या होता है, और मेरी ये भी समझ नहीं आ रहा कर्व क्या होता है। भाई मुझे तीन चीजों में अब दिक्कत है, मुझे बताओ स्लोप क्या है पहले, फिर बताओ टेंजेंट क्या है, और फिर बताओ कर्व क्या है, तभी मैं समझ पाऊंगा ये क्या लिखा है आपने कि ये। चलो मैंने मान लिया कि आप बोल रहे हो कि ये रिप्रेजेंट करता है स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू कर्व, मुझे समझाओ कि ये कैसे होता है। तो भाई सबसे पहला पॉइंट है स्लोप, ठीक है, स्लोप समझते हैं। स्लोप है क्या, स्लोप की ये बेसिक डेफिनेशन है, इससे बेसिक कहीं नहीं मिली मुझे, और जितने टाइम से मैं पढ़ा रहा हूँ मुझे तो आज तक स्लोप से इतना बेसिक तो कहीं नहीं मिला कि स्लोप यहाँ पर मैंने ऐसे कवर किया है कि कहां से ड्राइव हुआ, ये कैसे आया वो भी बताया। तो है क्या, इट इज द रेशियो ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, रेशियो ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन टुवर्ड्स वाई एक्सिस टू एक्स एक्सिस, दैट इज व्हाई इट्स न्यूमेरिकली इक्वल टू tan थीटा। ये क्या है, रेशियो ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ लाइन, लाइन का इंक्लिनेशन वाई एक्सिस में टू एक्स एक्सिस। जैसे कि अगर मैं अगली स्लाइड पर चलूं तो यहां पर देखो एक लाइन, मान लो मैं यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूं, ये लेट सपोज मेरा एक ए पॉइंट है, और यहां पर मैं एक पॉइंट ले लूं बी, ठीक है जी। तो ये मेरे पास दो पॉइंट हो गए ए और बी। अब ये जो ए बी लाइन है,
इसका अगर मैं अगर मैं इस तरफ से एक लाइट प्रोजेक्ट करूं तो इसका जो प्रोजेक्शन होगा वो क्या होगा, OA। क्या होगा वो OA। सो जो OA है वो प्रोजेक्शन है लाइन का, कौन सी एक्सिस पे, Y एक्सिस पे। और अगर यहीं पर अगर मैं ऊपर से लाइट ऑन करूं, यहां से लाइट ऑन की जाए, तो भाई इस लाइन AB का प्रोजेक्शन X एक्सिस पे क्या जाएगा, OB। तो ये जो OA अपॉन OB है, इसी को मैंने कह दिया स्लोप। यही इसकी बेसिक डेफिनेशन है कि झुकाव। एक तरह से अगर मैं इसको स्लोप को समझाऊं तो आप अगर इसका मीनिंग भी देखोगे ना हिंदी में, तो हिंदी में भी इसका मीनिंग निकलता है झुकाव। झुकाव किस पर, एक Y एक्सिस पे। और Y एक्सिस पे एक बात बताओ, जितना झुकाव Y एक्सिस पे कम होगा उतना ही X एक्सिस पे। मान लो ये AB लेंथ जो है ना वो कांस्टेंट है, मतलब मैं अगर इस पॉइंट को मान लू C और इस पॉइंट को मान लू D, ठीक है जी, तो मैं ये कह रहा हूं कि मैंने लाइन रोटेट करी है, जबकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि AB लेंथ, जबकि मैं ये मान के चल रहा हूं कि जो AB लेंथ है ना और जो CD लेंथ है वो दोनों ना बराबर है। AB और CD लेंथ क्या है, मैंने मान लिया ये AB और CD लेंथ दोनों बराबर है। अगर AB और CD लेंथ मैं बराबर मान के चल रहा हूं तो क्या हुआ, मैंने A को नीचे की तरफ स्लाइड किया, A को मैंने नीचे की तरफ स्लाइड किया, और B, अगर A नीचे की तरफ स्लाइड किया और मैं लेंथ AB चेंज नहीं कर रहा, ABCD बराबर है, तो B ऑब्वियस है D पॉइंट की तरफ स्लाइड होगा। तो जो फाइनल पोजीशन है ना A की वो हो गई C, और B की जो फाइनल पोजीशन है वो हो गई D। तो देखो यहां पर मैं एक एंगल बना रहा हूं थीटा, ये AB लाइन और X एक्सिस। अगर स्लोप की बात करें तो स्लोप क्या है, OA बाय OB। इसकी बेसिक डेफिनेशन से पता लगता है OA बाय OB स्लोप है। अब OA बाय OB है क्या यार, tan थीटा ही तो है, क्योंकि ये जो इस थीटा के रिस्पेक्ट में ये जो OA है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होगा। और ये लेंथ क्या होगी भाई, बेस, ये लेंथ हो जाएगी हमारी बेस, ठीक है। और जो OA लेंथ है वो हमारी क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर। तो हम यहां से ये कह सकते हैं कि जो परपेंडिकुलर बाय बेस है वही तो है हमारा स्लोप। तो परपेंडिकुलर बाय बेस क्या होता है भाई, tan थीटा। ये तो सबने 10th में पढ़ा ही होगा, हाँ भाई। सो इसीलिए अब मुझे लगता है यहाँ से सबको समझ में आ रहा होगा कि स्लोप क्या है, झुकाव किस पर, Y एक्सिस पे। और यार अगर उस लेंथ को चेंज ना करे, AB लेंथ चेंज नहीं हो, CD देखो बराबर है, ABCD बराबर है, तो मैंने A को क्या करा, झुकाया C की तरफ, तो B पीछे चला गया। तो देखो ये एंगल जो है ना कम हो गई, ये थीटा एंगल अब यहां पहुंच गया, ये तो ये एंगल जो है ना थीटा। तो देखो यार, और तुम्हें ये भी पता होगा अगर तुमने माइन्यूटली ऑब्जर्व किया है, तो जैसे जैसे थीटा कम होता है ना वैसे वैसे tan थीटा कम होने लगता है। मतलब थीटा कम होने पे जो tan थीटा की वैल्यू है वो भी डिक्रीज करती है। फॉर एग्जांपल यार 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री पे tan थीटा की वैल्यू 0 होती है। अच्छा 30 डिग्री पे 1/√3 बढ़ी ना, 40 डिग्री पे 1 हो गई, 1/√3 से बड़ा होता है 1। और 60 डिग्री कितना होता है, √3। तो जैसे जैसे थीटा बढ़ता है वैसे वैसे tan थीटा की वैल्यू बढ़ती जाती है 90 डिग्री तक। मैं 0 से 90 डिग्री की बात कर रहा हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो थीटा बढ़ने पे थीटा घटने पे tan थीटा घटेगा, और थीटा बढ़ने पे tan थीटा बढ़ेगा, वाइस वर्सा। सो मैं इसीलिए कह रहा हूं कि भाई ये थीटा कम होने पर, ये जो थीटा एंगल कम हुआ है, यहां से AB पोजीशन से CD पोजीशन पे गया तो थीटा कम हुआ। तो थीटा कम होने से Y एक्सिस पे लाइन का झुकाव कम हो रहा है ना, OA से OC हो गया, कम हो गया, लेकिन X पे बढ़ा है। तो जो स्लोप है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Y एक्सिस होता है और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू X एक्सिस होता है, ठीक है जी। तो हम इस तरह से इसको समझ सकते हैं। आगे चलते हैं इसको। हाँ, हम समझ रहे थे स्लोप। तो स्लोप अब मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा कि ये इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स Y एक्सिस टू X एक्सिस। दैट इज व्हाई ये न्यूमेरिकली tan थीटा होता है। स्लोप गिव्स द इंफॉर्मेशन हाउ टू क्वांटिटीज वेरी विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। स्लोप हमें बताता है कि कैसे दो क्वांटिटीज वेरी कर रही हैं एक दूसरे के रिस्पेक्ट में। फॉर एग्जांपल यार परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा है। अब स्लोप अगर कांस्टेंट है तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मान लो बेस मेरा 5 यूनिट है और स्लोप है 2, मान लो
मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू मेरे पास परपेंडिकुलर की वैल्यू मुझे निकालनी है अपॉन बेस, ठीक है, इक्वल्स टू टेन थीटा, और टेन थीटा मुझे दिया हुआ है 2, और मुझे बोला गया बताओ कि यार परपेंडिकुलर बताओ अगर बेस 3 यूनिट हो, तो बेस अगर 3 यूनिट होगा तो 3 2 जा 6, परपेंडिकुलर 6 हो जाएगा। अगर बेस 4 यूनिट है तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 8 यूनिट। तो समझ आ रहा है, मतलब ये कि ये हमें ये भी बताता है, स्लोप हमें क्या बताता है, ये हमें ये इंफॉर्मेशन देता है कि दो क्वांटिटी, जो वो दो क्वांटिटी कौन सी है, एक है परपेंडिकुलर और एक है बेस, तो ये दो क्वांटिटी कैसे वेरी कर रही है। अब यहाँ पे एक और चीज समझते हैं यार, एक बात बताओ, परपेंडिकुलर और बेस कहाँ थे? परपेंडिकुलर वाई एक्सिस पे था और बेस कहाँ था, एक्स एक्सिस पे। तो इसका मतलब ये है कि अगर तुम कोई ग्राफ प्लॉट करो और उसमें बेस मतलब एक्स एक्सिस में कुछ क्वांटिटी लो, मान लो एक्स एक्सिस में तुमने जैसे अभी एक बाईसाइकिलिस्ट का मैंने एग्जांपल दिया था, तो एक्स एक्सिस में क्या था, टाइम, और वाई एक्सिस में क्या था, पोजीशन। वाई एक्सिस में क्या था, पोजीशन। तो पोजीशन अपॉन टाइम होता क्या है, पोजीशन अपॉन टाइम होता है वेलोसिटी। पोजीशन अपॉन टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो यार यहां से समझ आ रहा है तुम्हें कि पोजीशन अपॉन टाइम क्यों, क्योंकि देखो यार हमने अभी यहाँ पे ये देखा जो कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस है 2, और परपेंडिकुलर वो लेंथ है जो वाई एक्सिस में है। अगर मैं वाई एक्सिस में परपेंडिकुलर की जगह मैं अपने आप से आर ले लूं, मतलब पोजीशन ले लूं, और बेस जो कि एक्स एक्सिस में है उसकी जगह मैं टाइम ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आर बाई टी, और आर बाई टी ही क्या था, वेलोसिटी। तो यार ये स्लोप तो बड़े काम की चीज है, क्यों, क्योंकि जब भी कोई दो क्वांटिटी रेशो में होगी तो उसे मैं एक को वाई एक्सिस पे प्लॉट कर लूं और एक को एक्स एक्सिस पे प्लॉट कर लूं, तो उनका वेरिएशन मुझे आसानी से पता लग जाएगा। तो स्लोप एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको समझना बहुत ही, मतलब अगर ये समझ आ रहा है तो बहुत ही बढ़िया, क्योंकि इसी से हमारा आगे की चीजें सॉल्व होंगी। आगे चलते हैं, टेंजेंट। सबसे पहले कर्व देख लेते हैं। तो कर्व क्या है, कर्व एक कॉन्टिन्यूअस स्मूथ फ्लो है लाइन का, विदाउट एनी शार्प टर्न इन विच वाई डिपेंड्स ऑन एक्स। यार ऐसी चीज जिसमें वाई और एक्स का डिपेंडेंसी हो उसको हम कर्व कहेंगे। जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यार इसमें अगर हम बात करें एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 ले लूं तो वाई क्या हो जाएगा 4, एक्स को अगर मैं 3 ले लूं तो वाई क्या हो जाएगा 9। बहुत बढ़िया। तो क्या हो रहा है, एक्स की वैल्यू चेंज होने से वाई की वैल्यू चेंज हो रही है, तो दैट ये जहां पर एक्स और वाई आपस में रिलेशनशिप में रिलेशन आ जाए, एक मतलब इनके बीच में एक रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाए, तो हम इसी को क्या बोलेंगे, कर्व बोलेंगे। अगर मैं इसको ओनली फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से समझे, तो अभी के लिए हम यही समझते हैं कर्व क्या है, बस वाई और एक्स का एक डिपेंडेंसी है। आगे चलते हैं। तो कर्व से हमें यहाँ पे कर्व हमें क्यों पढ़ना पड़ रहा है, तो कर्व इसलिए पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि ये टेंजेंट लाइन कर्व पे क्या होती है वो देखना पड़ेगा। अच्छा, सबसे पहले हम टेंजेंट भी समझ लेते हैं। वैसे तो मुझे लगता है आप सब लोगों को टेंजेंट के बारे में काफी आइडिया है। टेंजेंट क्या है, अ लाइन विच टचेस अ कर्व पर्टिकुलर पॉइंट। कोई भी एक लाइन जो किसी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करती है उसी को हम क्या बोल देते हैं, टेंजेंट कह देते हैं। जबकि कर्व हमने देख ही लिया कि वाई और एक्स का डिपेंडेंसी, और टेंजेंट सर्कल में आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि भाई सर्कल को टच करने वाली एक क्या होती है लाइन, तो उसे टेंजेंट कह देते हैं। तो टेंजेंट क्या होता है, किसी भी कर्व, सर्कल भी एक कर्व है, तो किसी भी कर्व को एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम टेंजेंट कह देते हैं। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन का अगला पार्ट। तो देखिए अब मैंने बात करी थी स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन टू अ कर्व। तो सबसे पहले मैंने वहां पे आपको स्लोप समझाया प्रीवियस स्लाइड में कि ये स्लोप क्या होता है, किस तरह से आया, झुकाव होता है ये वाई एक्सिस पे, और अगर वाई एक्सिस पे झुकाव कम या ज्यादा होगा तो एक्स एक्सिस पे भी ये इसका वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो अब देखते हैं यहाँ पे। तो देखो स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पर मैंने क्या किया, एक लाइन बनाई और उस लाइन का एक एंगल बनाया। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर, एक चीज यहाँ पर मेंशन करना भूल गया कि जो थीटा है ना, जो हम टेन थीटा लिख रहे हैं, स्लोप इक्वल्स टू, यहाँ पर थीटा जो है वो एंगल है जो कि लाइन बना रही है। किस, थीटा इज द एंगल मेड बाय लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो यार ये अगर बात की जाए पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो मिनट, आई हैव टू टेक अ पेन।
सो यहां पर ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये हो गई ना, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है जिसे हम एक्स बोलते हैं, और इस तरफ क्या होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस जो एक्स डैश होती है, और इसी तरह से ये क्या होती है पॉजिटिव वाई एक्सिस, ठीक है, और ये नीचे वाई डैश नेगेटिव वाई एक्सिस। तो जो एंगल लाइन जो है ए बी लाइन जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा उसी को हम थीटा कहेंगे। अच्छा, तो यहां पर अब हमने एक लाइन ली है, अगर देखा जाए तो इससे तो एक लाइन है हमारे पास, और ये थीटा थीटा ये लाइन जो है एंगल बना रही है किसके साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल थीटा बनाया। आगे चलते हैं, x2, y2 और x1, y1 मैंने इस लाइन पर दो पॉइंट ले लिए। कौन से पॉइंट है वो, एक है x2, y2 और एक है x1, y1। नाउ अब मैंने क्या किया इसमें कि अगर हम x2, y2 और x1, y1 की यहां पर बात कर लें तो देखिए ये गया इस तरह से, ये एंड अगेन यहां पर भी एक ये कुछ इस तरह से, एंड अगेन ये भी यहां पे कुछ इस तरह से, ठीक है जी। और एक हम यहां से भी ले लेंगे ये कुछ, ठीक है। सो x1 y1 ये पॉइंट है हमारे पास, ये वाला पॉइंट हमारे पास x1 y1 है। तो x1 y1 है तो हम ये कहेंगे कि ये वाली जो लेंथ है, ये वाली जो लेंथ है ये हमारी x1 है, ठीक है, ये लेंथ हमारी x1 हो गई। कौन सी, यहां से यहां तक की लेंथ, ये लेंथ, ठीक है। और अगर x2 की बात करो, क्योंकि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग ये लेंथ क्या है हमारी, ये लेंथ हो गई हमारी y1, यहां से लेके और ये वाली लेंथ, ये लेंथ हो गई हमारी क्या y1। इसी तरह से अगर बात की जाए y2 x2, ये पॉइंट हमारा x2 y2 है, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर जो ये पॉइंट ये लेंथ होगी ये हमारी टोटल लेंथ हो जाएगी x2, ये हमारी x2 लेंथ हो जाएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक, ये x2। तो अगर मैं इस लेंथ की बात करूं तो इस लेंथ की बात कैसे कर, इस लेंथ की बात होगी मतलब x2 माइनस x1, ये मैंने यहां पे किया होगा। नाउ दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं y2 लेंथ की, तो यार y2 लेंथ जो होगी वो यहां से लेके ये हमारी y2 लेंथ हो गई, ठीक है। और इस लेंथ को क्या बोलेंगे, यहां से लेके यहां तक की लेंथ, इस लेंथ को यहां से लेके और यहां तक की लेंथ को हम बोलेंगे ये y2 माइनस y1। तो अगर मैं इस ट्राइंगल की बात करूं तो इस ट्राइंगल में जो tan थीटा है, इस ट्राइंगल में जो tan थीटा है वो क्या निकलेगा, y2 माइनस डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो डेल्टा y अपॉन डेल्टा x यहां पर क्या निकलेगा, tan थीटा, ठीक है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ये मैंने यहां पे लिखा भी है, ठीक है। तो ये अच्छा, अब देखिए क्या है, ये जो m इक्वल टू tan थीटा डेल्टा y बाई डेल्टा x है। अगर ये मान लो कि भाई ये लाइन ये थी, और मैं क्या किया, मैंने क्या किया यहां पर ये जो, लेट्स सपोज मैं इस पॉइंट को कह देता हूं ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A है, और ये वाला जो पॉइंट x1 y1 था ये पॉइंट है B मेरे हिसाब से, लेट्स सपोज। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को उठाकर एक दूसरे की तरफ भेजूं, मतलब ऐसे, अगर ये एक दूसरे की तरफ अप्रोच करें A और B पॉइंट इसी लाइन पर, तो लेट्स सपोज मैं कह रहा हूं कि A पॉइंट यहां पे आ गया और जी यहां पर, यहीं पर ये वाला पॉइंट था A, और यहीं पर एक ये पॉइंट हो गया B। कब, जब A B की तरफ अप्रोच कर रहा है, A B की तरफ अप्रोच कर रहा है, या कह लो, या ऐसा भी कह सकते हैं कि B A की तरफ अप्रोच करेगा। तो या तो A B की तरफ अप्रोच करे या B A की तरफ अप्रोच करे, वो दोनों ही केस में A और B के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, बहुत कम। तो एक ऐसी टेंडेंसी आएगी कि यार इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो एक लाइन
एक पॉइंट तुम्हारे पास यहां पे है, एक पॉइंट ये हुआ, और उसके जस्ट अगला पॉइंट है बी, मतलब एक पॉइंट तुम्हारा बी है और उससे जस्ट पहले था ए, या एक पॉइंट तुम्हारा ए था और उसके जस्ट पहले, इस तरह से, ये मतलब बिल्कुल एडजेसेंट एडजेसेंट पॉइंट। तो यार बिल्कुल ही एडजेसेंट, दोनों पॉइंट बिल्कुल ही पास आ जाएंगे अगर, तो क्या होगा, जो इनके बीच का डिफरेंस है, ये जो डेल्टा वाई है, क्या है, डिफरेंस ही तो है। अच्छा, एक और चीज कि डेल्टा डिनोट किस लिए किया जाता है, डिफरेंस के लिए। डेल्टा इज अ क्वांटिटी यूज्ड टू डिनोट व्हाट, डिफरेंस बिटवीन टू क्वांटिटीज। तो डेल्टा एक पैरामीटर है, एक ग्रीक वर्ड है जो कि डिफरेंस के लिए डिनोट किया जाता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं, डेल्टा और डी आगे मैंने लिखा हुआ है, डी और डेल्टा, इसको ऐसे समझ सकते हैं जैसे हम लिखते हैं ना कैपिटल ए और स्मॉल ए, वैसे ही ग्रीक माइथोलॉजी में या ग्रीक फिलॉसफी में कैपिटल लेटर डेल्टा होता है और स्मॉल लेटर होता है डी। मतलब कैपिटल लेटर डेल्टा होता है और स्मॉल लेटर होता है डी। ठीक है, ये इस तरह से समझा जा सकता है ग्रीक में। तो डेल्टा है बड़ा चेंज, लार्ज चेंज, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स लार्ज चेंज। लेकिन जब डेल्टा वाई और डेल्टा बहुत ही छोटे हो जाए, बहुत छोटे मतलब मैंने यहां लिख दिया कि व्हेन डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, टेंड्स टू जीरो का मतलब क्या है, लगभग जीरो हो गए, मतलब एग्जैक्ट जीरो नहीं है, लगभग। जब ए और बी पॉइंट बहुत ही पास आ जाएंगे तो x1 और x2 के बीच का जो डिस्टेंस है, मतलब ये जो डेल्टा x है, ये तो बहुत ही ये ऐसे हो जाएगा ना, यहाँ पे ऐसे छोटी सी ट्रायंगल बनेगी, तो ये डेल्टा x तो बहुत ही छोटा हो गया यहाँ पे, ये बहुत छोटा हो गया वैल्यू, और ऐसे ये जो डेल्टा y है ये भी बहुत छोटा हो जाएगा। तो डेल्टा x टेंड्स टू जीरो और डेल्टा y टेंड्स टू जीरो, हम ये कह सकते हैं। देन डेल्टा x बिकम्स क्या, dx, तो डेल्टा x dx बन जाएगा और डेल्टा y क्या बन जाएगा, dy। Now delta x becomes dx and delta y becomes dy। क्यों, मैंने अभी बताया कि जो डेल्टा होता है ये लार्ज चेंज को डिनोट करता है, और जो d है, ये जो d है हमारा, ये स्मॉल चेंज को डिनोट करता है। तो जब डेल्टा x बहुत छोटा हो जाएगा तो डेल्टा x किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dx में, और डेल्टा y किस में कन्वर्ट हो जाएगा, dy में। सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो स्लोप है m वो टेन थीटा होता है, हमने अभी पढ़ा लास्ट टाइम। उसके अलावा हम ये कह रहे थे कि ये डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स है, ये भी हम पीछे कर यहाँ पे भी देखा हमने भी, तो डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी है। लेकिन जब ये डेल्टा एक्स छोटे हो जाएंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डी वाई बाय डी एक्स में। और भाई ये जो डी वाई बाय डी एक्स है ना, इसी को पढ़ा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यही है डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यार एक बात बताओ, मैंने शुरू में क्या बताया था डिफरेंशिएशन में, कि ये फिजिकल क्वांटिटी के बीच का डिफरेंस है। यार वही तो दिख रहा है ये, बस ये क्या है, जो हम डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं वो है क्या, डिफरेंस है, लेकिन डिफरेंस का क्या, रेशो। राइट, अगर डिफरेंस ही होता तो फिर तो खत्म ही थी बात, लेकिन डिफरेंशिएशन है ना, तो डिफरेंशिएशन में कुछ तो डिफरेंट होगा, तो है डिफरेंस ही, लेकिन रेशो है डिफरेंस का। कैसा रेशो है, y एक्सिस में कोई क्वांटिटी है उसका डिफरेंस लिया, x एक्सिस में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग x एक्सिस की जो क्वांटिटी था उनका डिफरेंस लिया और उसका रेशो ले लिया, खत्म। डिफरेंशिएशन यही होता है, और इसी को हम स्लोप से डिनोट कर लेते हैं। स्लोप ऑफ अ लाइन ये है। तो यहां से हमने देखा m स्लोप है, m स्लोप ऑफ लाइन को डिनोट करते हैं m से, तो दैट इज टेन थीटा। मतलब थीटा दिया हो तो भी हम स्लोप लिख सकते हैं। अगर दो कोऑर्डिनेट्स दियो, लाइन पर दो कोऑर्डिनेट दियो, मान ले एक है 1,2 एक है 3,4, तो दो कोऑर्डिनेट दिए ना, इनका डिफरेंस ले लो, x का अलग और y का अलग, और रेशो ले लो, तो वो भी स्लोप निकाल देगा। थीटा दिया हो 30 डिग्री है, मान लो लाइन थीटा 30 डिग्री एंगल बना रही है, तो tan 30 1/√3 स्लोप हो गया। तो कितने तरीके हुए हमारे पास, 3 तरीके हुए स्लोप निकालने के। कैसे, थीटा दिया हो या कोऑर्डिनेट्स दिए हो लाइन के, लाइन पे दो गिवन कोऑर्डिनेट्स हो, या तीसरी चीज क्या हो, हमें y दिया हो और हम उसका डिफरेंशिएशन करें। अब कहोगे सर ये कैसे हुआ कि y दिया हो और डिफरेंशिएट करें, अभी सीखते हैं हम कि भाई डिफरेंशिएशन करा कैसे जाता है। अब तक हमने सीखा डिफरेंशिएशन है क्या, तो डिफरेंशिएशन बेसिकली डिफरेंस है, लेकिन क्या वो डिफरेंस बहुत छोटा डिफरेंस, ratio of very small distance between two physical quantity, that is called differentiation। और समझना यही है कि y एक्सिस का रेशियो अपॉन x एक्सिस का रेशियो, खत्म। तो मैंने लिखा आगे dy by dx क्या है, इसको पढ़ते कैसे हैं dy by dx को, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x।
ओके। अब हम बात कर रहे थे यार, मैंने क्योंकि शुरू में मैंने बताया था डिफरेंशिएशन का जो एक फिजिकल इंटरप्रिटेशन है कि ये स्लोप है टेंजेंट लाइन का। बिल्कुल आपने एग्री करा। और मैंने अभी आपको पिछली स्लाइड में ये बताया कि जो लाइन है उसका स्लोप कैसे देखते हैं, आपने एग्री करा। मैंने कहा ये टेंजेंट लाइन का स्लोप है कर्व के रिस्पेक्ट में। तो अब मैं यहां कर्व ही समझा रहा हूं आपको कि कर्व के रिस्पेक्ट में कैसे स्लोप है। तो देखो, मैंने बोला था कि कुछ डिपेंडेंसी होगी। यहां पर देखो कोई कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लिया हुआ है मैंने। यहां पे कॉन्टिन्यूअस फंक्शन लेने का मतलब ये है जैसे y इक्वल्स टू एफ एक्स। ये ना कोई भी एक फंक्शन हो सकता है। फंक्शन मतलब यहां पे फंक्शन कहने का मतलब ये है कि x और y आपस में डिपेंड कर रहे हैं। जैसे मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था ना कि y इक्वल्स टू हमारा क्या आ रहा था, एक्स स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी तो क्या है, कर्व है। इसका ग्राफ अगर बना के देखें थोड़ा सा, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा सा बनता है, ये कुछ ऐसा सा बनता है। तो y इज इक्वल टू एक्स, तो मतलब कोई भी ग्राफ, कोई भी कर्व है अगर हमारे पास, तो उस पर टेंजेंट लाइन का स्लोप होता है dy बाई dx। बेसिक तो हमने ये जरूर देखा कि एक लाइन का स्लोप भी डिफरेंशिएशन ही है, dy बाई dx ही है। तो इसको dy बाई dx पढ़ा जाता है और इसको देखा जाता है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। नाउ जी आगे अगर इसको समझे तो समझने में इसमें यह है कि देखिए यहां पर एक पॉइंट है x1 y1 ये नीचे, और एक पॉइंट है ऊपर x2 y2। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करा तो एक लाइन बनी। इस लाइन को बोलेंगे सेकेंड। इस लाइन को कहा जाता है सेकेंड। वैसे याद रखने की कोई जरूरत नहीं है कि इसको सेकेंड कहा जाता है। ये जो लाइन है ये सेकेंड है। x2 y2 दो पॉइंट थे, x1 y1, इनसे एक लाइन बनी। तो इन दो पॉइंट के से जो लाइन बनी उसका स्लोप तो मैं निकाल ही सकता हूं ना भाई, पीछे अभी निकाल के दिखाया आपको। तो वही डेल्टा वाई इनका डिफरेंस हो गया वाई के कोऑर्डिनेट का, डेल्टा एक्स उनके एक्स के कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो गया। तो स्लोप क्या हो गया, चेंज इन वाई अपॉन चेंज इन एक्स। खत्म। आगे चलते हैं। मैं बोल रहा हूं यही कर्व है सेम, लेट्स सपोज वही कर्व है हमारे पास, एक ये रहा, ये कर्व है। अब क्या किया मैंने ना x2 y2 पॉइंट को इधर धकेलना चालू किया, इस तरफ मैंने इसको पुश किया, और x1 y1 पॉइंट को मैं इस तरफ लाया। तो एक पर्टिकुलर रीजन ऐसा आएगा जहां पर ऐसा होगा कि x2 y2 पॉइंट और x1 y1 पॉइंट लगभग लगभग पास आ जाएंगे, बहुत बहुत पास आ गए। अब मैं जब इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करूंगा तो क्या बनेगा, एक ऐसी लाइन बनेगी जो इस कर्व को टच करके निकलेगी, ऐसी सी। इसमें क्या होगा, x1 y1 पॉइंट मेरा यहां पे है और x2 y2 पॉइंट बिल्कुल यही है। तो जब मैंने इन दोनों को ज्वाइन किया तो क्या आया, एक लाइन बन जाएगी, और ये लाइन ऐसी लगेगी जैसे टच करके निकल रही है इस कर्व को, और एक्चुअल में होगा भी ऐसा ही। इसका मतलब ये जब x2 y2 जब x2 y2 जब x2 y2 पॉइंट अप्रोच करेंगे किसको, x1 y1 कोऑर्डिनेट को जब अप्रोच करेंगे तो क्या होगा, तो इनके बीच का डिफरेंस बहुत कम हो जाएगा। जो कि हमने अभी पीछे देखा, क्या हमने पीछे देखा कि भाई डेल्टा एक्स क्या था, हमने पीछे देखा डेल्टा एक्स था x2 माइनस x1। तो वो डेल्टा एक्स बहुत छोटा हो गया था। कब छोटा हुआ था, जब लाइन पर दो पॉइंट्स क्या हो रहे थे, जब लाइन पर दो पॉइंट्स पास आ गए थे। तो लाइन पर दो पॉइंट पास आने से क्या हो रहा था कि लाइन पर दो पॉइंट पास आने से ये हो रहा था कि उनके बीच का डिफरेंस कम हो रहा था, डेल्टा एक्स और डेल्टा वाई। तो उस डिफरेंस की वजह से कम होने की वजह से डेल्टा एक्स कन्वर्ट हो गया था डीएक्स में और डेल्टा वाई कन्वर्ट हो गया था डीवाई में। तो मेरे ख्याल यहां पे क्लियर रहा होगा, क्योंकि वहां पे हमने लाइन देखा था, यहाँ पे बस कर्व बना दिया, कर्व पे दो पॉइंट ले लिए और उन दो पॉइंट को बहुत क्लोज लेते आए, और क्लोज लेके आए और हमने देखा वो जब बहुत ही क्लोज आ जाएंगे तो वो लगभग ऐसा लगेगा कि वो लाइन जो है वो टच करके निकल रही है। हाँ भाई ठीक है। सो ऐसा सा है। आगे चलते हैं। अब देखिए डिफरेंशिएशन जो है ना, उसके कुछ फॉर्मूले हैं। अब फॉर्मूले ये हैं, इसको मैं समझा देता हूं यहां पर कि इसको इस तरह से लेंगे। जैसे मैं अभी वहां पे क्या लिख रहा था, मैं लिख रहा था dy बाई dx, ऐसे हम लिख रहे थे।
और मैं बोल रहा था यार ये ना, ये क्या है, ये है डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको पढ़ा ऐसे जाता है, या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब यहाँ पे पता है ये y क्या है, y एक ऐसी वैल्यू है जो x का फंक्शन है। मतलब मैंने पीछे ये भी बताया था अभी कि y इज इक्वल टू क्या होगा, सम फंक्शन ऑफ x, सम फंक्शन ऑफ x। तो यार पता है वैसे तो डिफरेंशिएशन एक वास्ट टॉपिक है जो कि तुम्हें मैथ्स में पढ़ाया जाएगा, या अगर तुम नीट के स्टूडेंट हो तो नीट के हिसाब से तुम्हें यहीं पे समझना पड़ेगा ये बहुत अच्छे से ही समझा रहा हूँ बस मैं यहाँ पे कोई छोड़ा नहीं है मैंने डिफरेंशिएशन में। और इवन अगर जिसके पास मैथ्स है तो वो भी इसको, मैथ्स में इससे ज्यादा कुछ है भी नहीं डिफरेंशिएशन टॉपिक में, थोड़ा बहुत और आएगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स की हम बात कर रहे थे। y इक्वल्स टू एफ एक्स क्या है, ये डिपेंडेंसी तो है। y किस पे डिपेंड कर रहा है, y डिपेंड कर रहा है किस पे, x पे। तो यहां पर ऐसा ही है कुछ। जैसे अगर मैं बात करूं तो ये थोड़ा सा मेरे ख्याल गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ये x की पावर n है, यहाँ पे है ये x की पावर n, ये थोड़ा सा देख लेना, ये x की पावर बेसिकली n है, ठीक है। तो डिफरेंशिएट ये y है, मतलब यहां पर जितने भी ये फॉर्मूले लिखे हुए हैं सब y ही तो है। तो क्या हुआ, y इक्वल्स टू x की पावर n, इसका डिफरेंशिएशन करा तो d ऑफ x की पावर n विद रिस्पेक्ट टू x। अच्छा एक और चीज, तुम कभी भी इसको ऐसे मत समझ लेना कि भाई अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है dy, तो इस dy का कतई मतलब ये नहीं है कि कहीं तुम ऐसे लगा लो कि d मल्टीप्लाई y ऐसे लिखा हुआ है, ये इसका मतलब कतई नहीं है, ये बिल्कुल गलत कॉन्सेप्शन है। ये कभी भी इस तरह से मत पढ़ना इसको, ये नहीं है, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसका मतलब है ये dy क्या है, बहुत छोटा चेंज है, वेरी स्मॉल चेंज। डेल्टा y क्या होता है, लार्ज चेंज, बस याद रखना। तो यहाँ पर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम किसका, x पावर n का, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो इसको याद कैसे रखना है कि भाई जो पावर होती है ना x की, वो बाहर आ जाती है, ये आ गई बाहर, और x की एक पावर कम हो जाती है, जैसे n थी ना, n-1 हो, इसको ऐसे याद रखना। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन हमेशा 0 होगा। जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ 4 एक कांस्टेंट टर्म है, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0। लेट डिफरेंशिएशन ऑफ 100 0, डिफरेंशिएशन ऑफ 1 लाख 0। कांस्टेंट कोई भी हो, x नहीं होना चाहिए उसके साथ, तो अगर कांस्टेंट टर्म है उसका 0 हो जाएगा डिफरेंशिएशन। साइन x, और देखो यहां पर ध्यान देने वाली बात यह भी है, यहां पे देखो ये x है, और यहां भी देखो यहां पर x है, और यहां पे नीचे पे भी क्या है, x ही है। तो जो वेरिएबल ऊपर है ना d के साथ, वही वेरिएबल नीचे है, और उसी के रिस्पेक्ट में हो रहा है डिफरेंशिएशन। यहाँ पे साइन x मतलब जो एंगल है साइन का, वो x ही है, और उसी के रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन हो रहा है। तो ध्यान देने वाली बात, जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें वेरिएबल सेम है ऊपर नीचे। तो साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है इसका, ये तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे सारे फॉर्मूले। कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाता है डिफरेंशिएशन। लॉग एक्स, ये एक नया टर्म है लॉग एक्स, इसके बारे में किसी लेटर क्लास में मैं बताऊंगा आपको कि लॉग को किस तरह से डिफाइन करते हैं और है क्या ये एक्चुअल में, क्योंकि फिजिक्स में काफी जगह यूज होगा। और हाँ, हम इस स्लाइड में वही फॉर्मूले पढ़ रहे हैं जो फिजिक्स में यूज होने हैं, बाकी फालतू नहीं पढ़ रहे। तो e पावर एक्सपोनेंशियल की पावर x है, इसका e पावर x ही रहता है। ये e और log दोनों एक दूसरे के इंटरकन्वर्टेबल चीजें होती हैं। ये जो log है और जो e है वो आपस में इंटरकन्वर्ट हो जाते हैं। log एंड e आर इंटरकन्वर्टेड। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, आगे करेंगे इसको हम और डिटेल में करेंगे। तो log और e, तो इनके फॉर्मूले याद रखने हैं। tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर x, cot x का माइनस ऑफ कोसेकेंट स्क्वायर x, sec x का sec x tan x, cosec x का माइनस cosec x cot x। अच्छा, इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स, जैसे हम यहाँ बात कर ही रहे थे अभी भी, तो y इक्वल्स टू एफ एक्स अगर आपको दिया हुआ है तो dy बाई डी एक्स को क्या लिखेंगे, जो ये dy बाई डी एक्स होता है इसको f डैश x लिखा जाता है। ये एक और नोटेशन है किसी भी फंक्शन को के डिफरेंशिएशन को लिखने की। मतलब y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो मैंने dy बाई डी एक्स करा, तो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू x उसको लिखा जाता है f डैश x। इसी तरह से अगर मैं dy बाई डी एक्स का एक बार और डिफरेंशिएशन कर दूं, मतलब मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूं इसका dy बाई डी एक्स का, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं किसका, dy बाई डी एक्स का। मतलब मैंने एक बार डिफरेंशिएशन तो करा, लेकिन मैं
एक बार और करना चाह रहा हूं उसका विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। तो डिफरेंशिएशन ऑफ dy बाई डी एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है हमारा ये, और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, d2y बाई डी एक्स टू। ये पूरा d2y बाई डी एक्स टू से डिनोट किया जाता है, और इसको f डबल डैश x बोलते हैं क्योंकि दो बार डिफरेंशिएशन हुआ ना। आगे चलते हैं, डिफरेंशिएशन के कुछ रूल्स हैं भाई, डिफरेंशिएशन के अपने कुछ रूल्स होते हैं, जैसे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल। तो अगर मैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल की बात करूं तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन रूल में डिफरेंशिएशन ऑफ u प्लस v विद रिस्पेक्ट टू x ये होता है du बाई डी एक्स प्लस dv बाई डी एक्स। इसको अभी समझते हैं क्या है ये। अगर मेरे पास दो अलग अलग फंक्शन है, एक है u और एक है v, और बीच में प्लस या इसमें माइनस भी हो सकता है, तो प्लस या माइनस दोनों में से कुछ भी दिए हुए हैं, तो इसका क्या होगा, du बाई डी एक्स प्लस या माइनस dv बाई डी एक्स। ये इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन रूल है, मतलब दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग करना है। प्रोडक्ट रूल, प्रोडक्ट रूल में करना क्या होता है, u और v दो फंक्शन है और मल्टीप्लाई हो रखे हैं, तो इसमें क्या होगा, एक को बाहर रखो पहले को, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर लो, प्लस अब पहले को बाहर रखो, दूसरे को बाहर रखो और पहले का डिफरेंशिएशन कर लो। मतलब दोनों में से एक बाहर रहेगा, एक का डिफरेंशिएशन, फिर जिसका हो चुका है वो बाहर और जिसका नहीं हुआ था डिफरेंशिएशन वो, लाइक उस तरह से करना है। क्वोशिएंट रूल में क्या करना है, अगर डिवाइड में हो चीजें, ये जैसे u बाई वी दिया हुआ है ना यहाँ पे, तो ये जो u बाई वी दिया हुआ है, अब इसमें क्या करना है, एक अपर है, एक न्यूमिनेटर का फंक्शन है और एक डिनोमिनेटर का। अगर रैशनल फंक्शन टाइप दिया हो कोई तो कैसे करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही कर रहा है। तो भाई इसमें जो नीचे वाला फंक्शन है, मतलब डिनोमिनेटर वाला फंक्शन पहले मल्टीप्लाई में आ जाएगा एज इट इज, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स माइनस फिर ऊपर वाला बाहर और नीचे वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होल अपॉन वी स्क्वायर, मतलब नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। ये रूल्स है कुछ। इसके अलावा एक रूल और है, चेन रूल। पहले हम इनके एग्जांपल ले लेते हैं, उसके बाद फिर इसको आगे बढ़ाएंगे। तो देखें, जैसे अगर मैं बात करूं, मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं उसको, मैंने बोला था ना u प्लस वी, तो मैं यहां पे ले रहा हूं एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स स्क्वायर प्लस लॉग एक्स। ये कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू, ये कर रहे हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इसका कैसे बनेगा ये, अगर मैं डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर करूं तो देखो यहां पे बीच में प्लस है, तो मैंने क्या रूल बताया कि भाई दोनों को पहले अलग अलग कर लो। तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, एक्स। ठीक है जी, इक्वल्स टू, अब क्या होगा जी, अभी अगर मैं पीछे वाली स्लाइड्स पे चलूं तो देखो x पावर n का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x क्या बन रहा है, n x पावर n माइनस वन। तो पावर बाहर आ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। पहली बात तो मैंने रूल बताया तुम्हें एडिशन या सब्ट्रैक्शन का, मैंने एग्जांपल लिया एडिशन वाला, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंशिएशन करना है, u का अलग और v का अलग। तो यहां पर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर ये x पावर n वाला कॉन्सेप्ट लगेगा इसमें, पावर बाहर और एक पावर कम। तो पावर बाहर मतलब 2, यहां पर 2 आ जाएगा बाहर और एक पावर कम, तो x की पावर हो जाएगी 1, सही है, प्लस। और अगर मैं बात करूं कि अगर तुम फॉर्मूले दोबारा से देखो, तो फॉर्मूले अगर देखोगे तो देखो log x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स, पांचवा फॉर्मूला है हमारा। तो log x का डिफरेंशिएशन क्या आ रहा है, 1 अपॉन एक्स। ठीक है जी, तो हम यहाँ पे देखते हैं इसको दोबारा से। तो log x का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 अपॉन एक्स, तो ये जी बन गया किसका, ये आपका डिफरेंशिएशन बन गया। सिंपल क्या बन गया है डिफरेंशिएशन, ये बन गया 2x, ये बन गया आपका 2x प्लस 1 बाई एक्स। ठीक है,
आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। अब किसका एग्जांपल उठाएं? प्रोडक्ट रूल का। तो प्रोडक्ट रूल में दो फंक्शन मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट में होंगे, तो अगर प्रोडक्ट में होंगे तो देख लेते हैं इसको भी। तो लेट्स सपोज मैं एक एग्जांपल लेता हूं अपने एंड से कुछ भी, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर साइन एक्स। अब तुम कहोगे सर बार बार एक्स स्क्वायर ले रहे हो आप, मैं तो नहीं लेना चाहता एक्स स्क्वायर। चलो ठीक है, कुछ और ले लेते हैं। कुछ और लेने का मतलब है, लेट सपोज मैं ले लेता हूँ कुछ ई पावर एक्स ले ले। तो लेट एक मैंने ले लिया ई पावर एक्स, ठीक है, और यहां पे ले लिया साइन एक्स। तो ई पावर एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो ये क्या बनेगा? डिफरेंशिएशन ऑफ ई पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो इसमें सबसे पहले ई पावर एक्स तुम कॉमन निकाल लो। प्रोडक्ट रूल में क्या था? एक फंक्शन को बाहर रखो, और क्योंकि यहाँ पे दो हैं यार, एक है अगर मैं बात करूं यहाँ पे साइड में लिख लेता हूं कि u को मैं मान रहा हूं ई पावर एक्स, और जो v है ना मेरा, वो है मेरा साइन एक्स, ठीक है। तो ये दो अलग अलग फंक्शन है। तो पहले u बाहर रखिया, और उसके बाद क्या हो गया? ये साइन एक्स आ गया विद रिस्पेक्ट टू एक्स आ गया है, सही है। उसके बाद प्लस साइन एक्स बाहर, डिफरेंशिएशन ऑफ व्हाट? ई पावर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यार सिंपल हो गया अभी। क्यों? क्योंकि पहले वाले टर्म में देखो क्या है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन देखना है, ई पावर एक्स तो बाहर है, इसको तो कांस्टेंट मान लिया मैंने। और दूसरे प्लस जो है उसमें ई पावर एक्स का देखना है। तो यार अगर तुम यहां पर देखो फॉर्मूले, तो साइन एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन? कॉस एक्स। और छठा फॉर्मूला देखो तो ई पावर एक्स का क्या होता है? ई पावर एक्स ही होता है। तो यहां पर मैं इसको इस तरह से ले लूंगा कि ये हो जाएगा ई पावर एक्स, और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया कॉस एक्स, प्लस ई पावर एक्स का तो ई पावर एक्स ही होता है डिफरेंशिएशन, इनटू साइन एक्स। तो ये पूरा इसका डिफरेंशिएशन बना। तो यहां प्रोडक्ट रूल लगा। ई पावर एक्स और साइन एक्स मल्टीप्लाई में थे, प्रोडक्ट में थे, और क्या किया हमने? ई पावर एक्स को बाहर रखा, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन प्लस साइन एक्स बाहर ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन। मतलब एक को बाहर रखना होता है, एक का डिफरेंशिएशन करना होता है, फिर जिसको पहले बाहर रखा था उसका डिफरेंशिएशन होगा, और जिसको पहले अंदर रखा था, जिसका डिफरेंशिएशन किया था, वो बाहर आ जाएगा। तो इस तरह से ये लगता है। नेक्स्ट स्लाइड्स पे चलते हैं। अब ले लेते हैं क्वेश्चन रूल का क्वेश्चन। तो इसमें क्वेश्चन रूल में एक ले लेता हूं मैं, डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स। लेट्स सपोज ऐसा कुछ ले लिया। तो एक्स स्क्वायर अपॉन लॉग एक्स का मैं डिफरेंशिएशन करना चाहता हूं, किसके रिस्पेक्ट में? विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक। देखो यहां पर ध्यान रखना, अब तक मैं जितना भी डिफरेंशिएशन करता हुआ आ रहा हूं वो किसके रिस्पेक्ट में ही कर रहा हूं। देखो ऊपर अगर तुम यहां भी देखो तो ई पावर एक्स साइन एक्स दोनों जो है टर्म वो किसके हैं? एक्स के, और एक्स के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है। यहां भी एक्स और एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है। और ऐसे कर रहे हैं हम कि हम फॉर्मूले भी यूज कर रहे हैं, बिना फॉर्मूले के तो हो ही नहीं सकता, तो फॉर्मूले यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसका ध्यान रखना, क्योंकि अभी आगे चल के चेन रूल आएगा, और चेन रूल में थोड़ी सी चीजें डिफरेंट होने वाली है। तो क्वोशिएंट रूल में हमने ये कर लिया। अब यहां पे करना क्या है? पहले ऊपर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे, नीचे वाला फंक्शन एज इट इज। तो यहां पे आ गया ये log x एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, माइनस अब क्या होगा? एक्स स्क्वायर एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ log x विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जी। और अपॉन नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर, नीचे कौन है? log x है, तो log x का स्क्वायर ये आ गया। अच्छा जी, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन अभी हमने देख चुके हैं, 2x आया था पिछले क्वेश्चन में, देखा था शायद 2x log x, ये हो गया क्योंकि एक्स स्क्वायर का 2x है। log x का अभी देखा था कितना आया था? 1/x, तो माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू 1/x। इसको इससे कैंसिल आउट करेंगे तो एक x बचेगा अपॉन log x का स्क्वायर। तो ऐसा सा कुछ हमारा ये बन गया इसका डिफरेंशिएशन। तो 2x log x माइनस x अपॉन log x का स्क्वायर। तो आई थिंक ये तीन रूल तो क्लियर रहेंगे होंगे कि भाई ये सब्ट्रैक्शन एडिशन वाला, एक प्रोडक्ट वाला, और एक क्या है ये क्वोशिएंट वाला। तो ये तीन रूल मुझे जहां तक लगता है कि क्लियर हो गए होंगे। आगे चलते हैं।
लास्ट एक रूल है डिफरेंशिएशन का, चेन रूल। उसके बाद हम इसका यूसेज देखेंगे कि भाई कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं हम डिफरेंशिएशन को। तो भाई डिफरेंशिएशन का जो लास्ट रूल है वो है चेन रूल। चेन रूल में देखो क्या है, अब यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात यह है, देखो डिफरेंशिएशन ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, मैं बार बार पीछे एम्फेसाइज कर रहा था इस बात को कि देखो भाई ऊपर जो वेरिएबल है उसी के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं। ऊपर वेरिएबल कौन था? एक्स, और हम किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे? एक्स के रिस्पेक्ट में। यहां पर वेरिएबल कौन है ऊपर? एफ ऑफ टी, मतलब वेरिएबल है टी। यहां पर जो वेरिएबल है वो है टी, ये है वेरिएबल, सही है। और किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं? एक्स के रिस्पेक्ट में हम यहां डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। यार ये तो प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कोई भी नया वेरिएबल किसी दूसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में कभी भी डिफरेंशिएट नहीं होता, ये ध्यान रखना हमेशा। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं? जुगाड़ कर रहे हैं। जुगाड़ क्या कर रहे हैं कि एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं उसी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, टी के रिस्पेक्ट में, देखा। और अगर मैं ये dt टर्म ला रहा हूं तो ये dt टर्म मुझे ऊपर भी रखना पड़ेगा। तो अगर मैंने dt टर्म डिवाइड में लाया तो मैंने इसको मल्टीप्लाई भी कर लिया, ठीक है। तो ये कंपनसेट हो गया ना। अगर मान लो dt काटता हूं मैं यहां से तो dt कट जाएगा, d ऑफ एफ ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू dx ही बचेगा। तो एक थोड़ा सा जुगाड़ हो गया कि मतलब इस जुगाड़ के थ्रू हम डिफरेंशिएशन आसानी से कर पाएंगे इसका। तो एफ ऑफ टी का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में हो जाएगा और टी का विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये देखेंगे कि कैसे करना है। तो चलो इसको इसका एक एग्जांपल लेके ट्राई करते हैं इसको, ठीक है। मान लो मुझे डिफरेंशिएशन करनी है, मैं इसको बहुत ही एक सिंपल एग्जांपल से समझाऊंगा। मान लो यार मुझे एक डिफरेंशिएशन करनी है इसकी साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 की, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करनी है। क्या हमारे पास कोई ऐसा फॉर्मूला है जो साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन जानता हो? यार देखते हैं, चलो फॉर्मूले देखते हैं। हमारे पास फॉर्मूले यही है और बिल्कुल अपने नेटिव रूल में ये यही लगेंगे। तो यार देखो यहां तीसरे फॉर्मूले में दिया हुआ है साइन एक्स का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स कॉस एक्स होता है। क्या मैंने यहां पे ये भी बताया था कि साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 का डिफरेंशिएशन भी यही होता है? नहीं, मैंने बोला था साइन एक्स, मतलब अगर एंगल साइन का एक्स है तो एक्स के रिस्पेक्ट में ही डिफरेंशिएशन होगा। मतलब साइन का एंगल जो है ना एक्स, एंगल के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट होगा तब कॉस एक्स आएगा। जो साइन का एंगल है एक्स उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, ध्यान रखो इस बात को। जो साइन का एंगल उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन। तो अब चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। तो आ गए हम अब अपने क्वेश्चन पे। तो साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद, तो यार एंगल तो मेरा क्या है साइन का? एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो इसका मतलब किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं? एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूं। इसको समझाऊं अब कैसे चेन रूल लग रहा है इसमें चेन रूल लग रहा है इस तरह से कि भाई ये जो एक्स स्क्वायर प्लस 2 है ना, तुमने इसको मान लिया t, ठीक है। तो एक्चुअल में ये क्वेश्चन बन गया क्या? अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन t विद रिस्पेक्ट टू व्हाट? x। अब बताओ बना या नहीं? तो ये बेसिकली ऐसे है। ये था समझाने का पार्ट, जो ये मैंने बताया अभी, ये समझाने का पार्ट था। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो भाई मुझे पता है कि साइन का डिफरेंशिएशन जो उसका एंगल होता है उसी के एंगल के रिस्पेक्ट में होता है। तो मतलब फिर मैं यहां पे ऐसे लिखूं कि भाई डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2, तो भाई डिफरेंशिएट भी होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2 के रिस्पेक्ट में ही। यही तो चेन रूल है, यही तो चेन रूल है कि भाई इसको टी माना है तो टी के रिस्पेक्ट में ही होगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैंने टी माना है। तो टी है तो नीचे भी टी है, देखो। तो ये बेसिकली ऐसे समझा जा सकता है, अगर मैं एक दिमाग में एक वो बनाऊं कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन टी विद रिस्पेक्ट टू टी, ये हो गया। लेकिन इसे कंपनसेट भी करना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाई, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कंपनसेट भी तो करना है। अब यहां देखो इसमें डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, ये चीज बिल्कुल अलग है, ठीक है। अब डिफरेंशिएशन ऑफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर प्लस 2 का टर्म नीचे मैंने ऐड किया ना, अपनी तरफ से मैं लाया हूं इस टर्म को, तो इसे कंपनसेट भी कर दिया मल्टीप्लाई करके ऊपर डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो अगर इन्हें दोनों को काट दूं
तो कट जाएंगे, तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। अब जी ये बताइए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 क्या होगा? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। और जो ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 है इसका डिफरेंशिएशन अलग अलग कर लो भाई। ये तो हम कर ही सकते हैं। कैसे? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाय डीएक्स, क्योंकि हमने एडिशन रूल पढ़ा है। और डिफरेंशिएशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक तो ये टर्म हुआ, और इसके साथ साइन का डिफरेंशिएशन क्या आ गया? कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। हाँ जी ठीक है। तो हमारे पास ऐसा सा कुछ ये बन गया। अच्छा नाउ इसमें अगर हम देखें आगे तो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स 2x होगा, और 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। 2 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। तो ये बनेगा हमारे पास इक्वल्स टू 2x प्लस 0 इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। ये बन गया। तो ये एक्चुअल में बन रहा है 2x कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये डिफरेंस है। तो भाई चेन रूल थोड़ा सा है दिक्कत वाला भी नहीं है, बहुत ही ईजी है। बस क्या याद रखना है, जो हमारे बेसिक रूल है ना उनको, जैसे साइन का मुझे पता है साइन एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही होता है, मतलब जो साइन का एंगल है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंट। कॉस में भी वही, ट्रिग्नोमेट्री के 6 के 6 फॉर्मूले में सेम चलेगा। लॉग एक्स क्या था? विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो अगर लॉग में भी ऐसा आ जाए कि लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, तो उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होगा तुम्हें। मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 के रिस्पेक्ट में ही करोगे तुम। तो तुम इस चीज का ध्यान रखना, ऐसे लगता है चेन रूल। आगे चलते हैं। हम कर रहे थे अब यूजेस। तो यूजेस जो है डिफरेंशिएशन के, सबसे पहला इट इज यूज टू फाइंड इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अब देखो इंस्टेंटेनियस वैल्यू कैसे निकाल सकता है डिफरेंशिएशन फिजिकल वैल्यू। मैंने बताया था कि जब ये दो पॉइंट x1 y1 और x2 y2 पास लाए जाते हैं, और ये पास ला के मतलब मैं इतने पास ले आऊं कि जब इन दोनों को ज्वाइन करूं तो एक लाइन बन जाए सिंपल। तो यार ये जब दोनों पॉइंट इतने पास आ गए तो ये लगभग एक ही तो पॉइंट बन गया ना। अब जो भी लाइन होगा वो इस पॉइंट की वैल्यू देगा। ये जो पॉइंट है ना पर्टिकुलर, इस पॉइंट की वैल्यू इस पर्टिकुलर पॉइंट की वैल्यू देगा। मतलब ये जो पर्टिकुलर पॉइंट है ना, इसकी वैल्यू मिलेगी अब मुझे। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि एक पर्टिकुलर पॉइंट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम। इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है विद इन एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। इंस्टेंटेनियस मतलब विद इन दैट इंस्टेंट, उस क्षण में, उस क्षण मतलब, या फिर उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या हुआ, तो दैट इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो अगर एक पॉइंट की बात हो रही है तो वो तो एक पर्टिकुलर टाइम पे हुआ ना हमारा। सो इस करके हम ये कह सकते हैं कि भाई इंस्टेंटेनियस वैल्यू डिफरेंशिएशन से हमें पता लगती है। तो हमेशा याद रखना कि भाई जो डिफरेंशिएशन है वो हमें क्या बताएगा? इंस्टेंटेनियस वैल्यू के बारे में बताएगा। दूसरी चीज, डिफरेंशिएशन इज जनरली द स्लोप ऑफ अ लाइन। डिफरेंशिएशन है क्या? स्लोप ऑफ ए लाइन है, एक लाइन का स्लोप है। ये हम देख ही चुके हैं। मोशन में इसके क्या इफेक्ट पड़ेंगे, अब मोशन में समझते हैं। ये देखो हमने पढ़ा था कि जो वेलोसिटी होती है ना वो क्या होती है? डेल्टा आर बाय डेल्टा टी, चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मैंने बताया था, और डिफरेंशिएशन में मैंने क्या बताया था कि डेल्टा, जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी में। तो देखो वेलोसिटी क्या बन गई? डी आर बाई डी टी। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा, अगर डेल्टा आर मतलब पोजीशन में जो चेंज है वो बहुत छोटा हो जाए तो डेल्टा आर बाई डेल्टा टी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डी आर बाई डी टी। और आर ही क्या है? एस है, तो डी एस बाई डी टी लिख लो या डी एक्स बाई डी टी लिख लो। अब यहां से एक और चीज पता लगती है, मैंने बताया था ग्राफिकली में कि भाई ये जो आर है ये वाई एक्सिस पे लेंगे और टाइम कहां लेंगे? एक्स एक्सिस पे। तो जो स्लोप मिलेगा वो मुझे क्या मिल देगा? वेलोसिटी दे देगा। तो मतलब डी आर बाई डी टी, जैसे हम कह रहे थे डी वाई बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी एक्स में वाई कहाँ है? वर्टिकल एक्सिस पे। एक्स कहाँ है? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे। तो एक्स और वाई ऐसे हैं हमारे, वर्टिकल एक्सिस वाई एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक्स एक्सिस।
तो यहाँ पर डी आर बाई डी टी हो गया, वहां डी वाई बाई डी एक्स है, यहाँ डी आर बाई डी टी है। तो आर कहाँ है, वाई एक्सेस पे, और टी कहाँ है, एक्स एक्सेस पे। तो आर टी ग्राफ का जो स्लोप है वो क्या देगा मुझे, वो बराबर है वेलोसिटी के। तो जो पोजीशन टाइम ग्राफ है उसका जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, वो मुझे देगा वेलोसिटी, क्योंकि वो डी आर बाई डी टी बराबर ही वेलोसिटी के है, और डी वाई बाई डी एक्स देता क्या है, स्लोप देता है। तो इसलिए डी आर बाई डी टी क्या है, वेलोसिटी है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, इसको ऐसे बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स व्हाट, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। आगे चलते हैं जी। इसी तरह से एक्सेलरेशन, हमने ये भी पढ़ा था, अगर बात की जाए कि भाई एक्सेलरेशन क्या है, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी था। और भाई जब डेल्टा बहुत छोटा हो जाए, वेलोसिटी का चेंज बहुत छोटा हो, और टाइम तो छोटा होगा ही, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत छोटा हो जाए, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डीवी बाई डी टी में। और भाई डी वाई बाई डी एक्स से अगर इसे कंपेयर करें तो वाई और एक्स, तो यहाँ पर अब वाई पे क्या ले, वेलोसिटी, और एक्स पे क्या ले, टाइम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो स्लोप है वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, क्योंकि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप बराबर किसके आ रहा है, एक्सेलरेशन के बराबर आ रहा है। मेरे ख्याल ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट, डिफरेंशिएशन को माइन्यूटली समझाने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे, इसी वजह से। यहां से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट से निकलेंगे। तो सबसे पहली बात, डिफरेंशिएशन को इस तरह से हम कर सकते हैं। नाउ स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस टाइम कर्व गिव्स एक्सेलरेशन, ये हमने देख लिया। अब देखो एक्सेलरेशन को एक और तरीके से नाप सकते हैं, कैसे, a इज इक्वल टू डीवी बाई डी टी मैंने लिखा हुआ था। अब मैंने क्या किया, dx जो है ना ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लिया इसको, और dx और dt को नीचे में डिनोमिनेटर में इंटरचेंज कर दिया। तो देखो dv बाई dx बन गया, और ये बन गया dx बाई dt। और dx बाई dt याद करो क्या होता है, v होता है। तो ये क्या बन गया, a इक्वल टू v dv बाई dx। तो यार अब इसको तुम्हें समझने में बहुत आसानी हो जाएगी कि भाई a बाई v क्या होगा, a बाई v हो जाएगा, यहां पर अगर मैं बात करूं तो a बाई v हो जाएगा dv बाय dx। तो मैं यहां से ये नहीं कह सकता कि y एक्सिस पर अगर मैं वेलोसिटी ले लूं और x एक्सिस पे मैं x मतलब ये पोजीशन ले लूं, तो वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन का जो ग्राफ है उसका स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन वर्सेस वेलोसिटी का रेशियो। स्लोप ऑफ वेलोसिटी वर्सेस पोजीशन ग्राफ गिव्स द रेशियो ऑफ इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन टू वेलोसिटी। या उल्टा कह लो कि भाई पोजीशन वर्सेस वेलोसिटी का ग्राफ मुझे क्या देगा, तो वो रेशियो देगा वेलोसिटी वर्सेस एक्सेलरेशन। मेरे ख्याल क्लियर होगा ये भाई। डिफरेंशिएशन इंपॉर्टेंट ही टॉपिक है, इसी वजह से ये सारा मोशन इससे रिलेट हो जाता है। अब देखो मैंने कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रखे हुए हैं, मैंने तुम्हें एक एक एग्जांपल दिया। पहला क्वेश्चन आपका सम और सब्ट्रैक्शन और एडिशन वाले फॉर्मूले पे रूल पे बेस्ड है, दूसरा प्रोडक्ट रूल, तीसरा डिवीजन वाला हो गया, चौथा तुम्हारा चेन रूल पे बेस्ड है। अब यहाँ पर पोजीशन दी है पार्टिकल की, r इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो बोल रहा है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बताओ। अब एक बात बताओ, मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर चलो तुम कहो सर हमें तो अभी पता ही नहीं है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है, तो यार मैंने अभी तुम्हें पिछले स्लाइड्स में क्या समझाया कि यूज जब हम कर रहे थे, यूज ऑफ डिफरेंशिएशन, मैंने बताया डिफरेंशिएट जब भी हम किसी चीज को करते हैं तो उससे हमें कौन सी क्वांटिटी मिलती है, इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी मिलती है। तो वहां पर मतलब अगर मैं पोजीशन, मुझे जो दी हुई है पोजीशन r, अगर इस पोजीशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो मुझे क्या क्वांटिटी मिलेगी, मुझे मिलेगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। सही है। जैसे इसको अगर मैं करके दिखाऊं तुम्हें, तो वेट अ मिनट, हाँ तो इसको एक बार डील कर ही लेते हैं। जैसे r इक्वल टू 3t स्क्वायर माइनस 2t दिया हुआ है, तो हमारे पास जो है वो है r इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। तो भाई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब डिफरेंशिएशन करने पे हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ही मिलती है, तो मतलब dr बाई dt करना पड़ेगा, और dr बाई dt करना पड़ेगा तो d ऑफ 3t स्क्वायर माइनस 2t करना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यार एक बात बताओ, ये 3t स्क्वायर का डिफरेंस, 3 चलो बाहर आ गया, और t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा,
ये हम कर चुके हैं विद रिस्पेक्ट टू टी। जैसे अभी हमने एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करा था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आ रहा था 2x। यहाँ पे टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी 2t आएगा, माइनस 2 डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। भाई दोनों सेम टर्म, यहाँ पर दोनों सेम टर्म है, तो ये दोनों सेम टर्म जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये बनेगा हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। आगे अगर चले तो कैलकुलेट करके ये आएगा 3 बाहर डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 2 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ this is minus differentiation of 2 बाहर differentiation of t तो यस नाउ हमारे पास जो वैल्यू है इस क्वेश्चन में r इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t थी, तो मैं इसको ले लेता हूं दोबारा से। तो r इक्वल्स टू 3t स्क्वायर माइनस 2t। अब क्या था, हमें पता है अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन और dr बाई dt से हमें वेलोसिटी मिलेगी, तो मतलब वो वाली वेलोसिटी कौन सी वेलोसिटी होगी। ऐसे dv बाई dt पे चाहिए dr बाई dt और dv बाई dt। तो सबसे पहले तो हम वेलोसिटी निकाल लें यहां से। तो वेलोसिटी जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस 2t with respect to time। now इसमें देखें तो 3 बार डिफरेंशिएशन ऑफ टी स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू टाइम माइनस 2 बार डिफरेंशिएशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। ये dt तो कैंसिल आउट हो जाएगा, एक तरह से 1 हो जाएगा ये तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पूछी कब है, हमें ये पूछी गई xt माइनस 2। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं जो वेलोसिटी है एट t इक्वल टू 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पे कितनी हो जाएगी, 6 इंटू 3 माइनस 2, दैट इज 18 माइनस 2 which comes out to be 16 मीटर पर सेकेंड। 16 मीटर पर सेकेंड हो गई है वेलोसिटी। अब इसी तरह से एक्सेलरेशन भी निकाल लेंगे हम। तो एक्सेलरेशन comes out to be what, dv by dt। तो वेलोसिटी क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ 6t माइनस 2 विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहां पर 6 कॉमन, डिफरेंशिएशन ऑफ t with respect to t, differentiation of wait a minute, so differentiation of t with respect to t minus differentiation of 2 with respect to t, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो 0 हो गया, वैल्यू आ गई। एक्सप्रेशन है यहाँ पर डिपेंडेंट इतनी रहेगी, वेलोसिटी वेरी कर रही है टाइम के साथ। सो कुछ बंदों के दिमाग में ये भी, हम इसी को क्यों नहीं डिफरेंशिएट कर रहे भाई मेरे, ये देख ये जो वेलोसिटी है ना ये उस इंस्टेंट पे आई है 16 मीटर पर सेकेंड, हमें इस वेलोसिटी का चेंज देखना है उस इंस्टेंट पे। तो उस इंस्टेंट पे तो वेलोसिटी 16 है, ये तो कांस्टेंट हो गया, हमें इसका चेंज देखना है जब एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो इसलिए हमें वेलोसिटी चाहिए टाइम के रिस्पेक्ट में,
और उसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तब निकलेगी एक्सेलरेशन। तो इस चीज का ध्यान रखना, जब भी इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाले तो उससे ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वो हमेशा टाइम के रिस्पेक्ट में दियो, वरना अगर वो कांस्टेंट होगी तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा। तो हमेशा वो टाइम के रिस्पेक्ट में होनी चाहिए, तब जाके उसकी वैल्यू कुछ निकलेगी, वरना जीरो हो जाएगी वैल्यू, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन तो जीरो हो जाता है। सही है, तो ये दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई थिंक यू होप यू विल एंजॉय द क्लास एंड अंडरस्टैंड ऑल द कॉन्सेप्ट। बेसिक यार यही है कि डिफरेंशिएशन आना चाहिए ढंग से, उसके बिना मोशन इन 1D और मोशन इन 2D और आगे रोटेशंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बहुत मुश्किल हो जाते हैं समझने। क्योंकि फिजिक्स जो है खेल ही ग्राफ का है, तो वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस की क्वांटिटीज में कैसे वेरिएशन है, जैसे अभी हमने देखा आर वर्सेस टी का ग्राफ देख लिया था, इसी तरह से हमने वेलोसिटी वर्सेस टाइम का ग्राफ देखा। तो मतलब इस तरह के जो ग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर डिफरेंशिएशन ढंग से आ गई तो तुम्हें ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगी, फिजिक्स के किसी कॉन्सेप्ट में कोई दिक्कत नहीं होगी यार। सिंपल सा है यार, इसको ऐसे समझो कि वाई एक्सेस में जो क्वांटिटी दी है विद रिस्पेक्ट टू जो एक्स एक्सेस में क्वांटिटी दी है, उसका जो रेशियो होता है ना वही स्लोप होता है। ओके, सो आई थिंक यू ऑल अंडरस्टैंड दीज कॉन्सेप्ट्स एंड ये हमारे पास फिर भी अभी कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए है, 4 क्वेश्चंस यहाँ पर अभी हैं डिफरेंशिएशन के प्रैक्टिस के लिए, बाकी मैं असाइनमेंट में और कवर करा ही दूंगा। जो क्वेश्चंस बाकी होंगे वो मैं असाइनमेंट के थ्रू भेजूंगा। सो that's it from my side and hope you will enjoy the class.